अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट खुर्रम रहमान मलिक इन नो फिल्टर विद वाईके। और आज हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर द ग्रेट और हमारे अपने यूनिस खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। वालेकुम अस्सलाम खुर्रम साहब, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद हम दोबारा इकट्ठे हुए हैं और मुझे लगता है कि जैसे लास्ट टाइम हम इकट्ठा हुए थे, बहुत अच्छे डिस्कशन की थी और जो हमारी आज की डिस्कशन होनी है मुझे लगता है वो भी बहुत ज़बरदस्त होगी इंशाल्लाह ताला। तो आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि T20 वर्ल्ड कप करीब है जी। तो लेट्स स्टार्ट विद पाकिस्तान टीम की क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या कॉन्स एंड प्रोज है, क्या प्लस और नेगेटिव पॉइंट है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। तो उस पे हम आपसे आपके रिव्यू सुनना चाहते हैं। खुर्रम साहब देखिए, पहले तो जैसे हमें पता है कि ये अपकमिंग वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया और श्रीलंका में होना है, तो कंडीशन तो हमारी फेवर्स में है। ठीक है, इन दिनों में हम इंडिया ज़्यादा नहीं जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन कंडीशन हमारी तरह ही है। और जहाँ तक श्रीलंका की बात है तो श्रीलंकन टीम काफ़ी हमारे पास खेलने आती है पाकिस्तान में भी, और हम भी जाते हैं। तो थोड़ी सी ट्रिकी कंडीशंस होती हैं श्रीलंका की, और ख़ासतौर पे जब आप नाइट में गेम हो रहे होते हैं और जब आप चेस कर रहे होते हैं तो बाकी बाज़ कोलंबो में प्रॉब्लम होती है। लेकिन चले, ये T20 का गेम है, 50 ओवर का गेम नहीं है या टेस्ट मैचेस नहीं है जिसमें आप सेकंड इनिंग में आते हो तो आपको लगता है कि शायद कहीं ना कहीं बॉल सीम या स्विंग होगा। तो T20 है तो उसमें ये होगा कि ज़्यादातर मैच आफ्टरनून या इवनिंग में ही होंगी, तो इतना ज़्यादा जो कंडीशन है वो इफेक्ट नहीं करेगी आपकी परफॉर्मेंसेस पे। लेकिन अगर मैं टीम पाकिस्तान की बात करूं तो पॉजिटिव भी मौजूद है, नेगेटिव भी मौजूद है। पॉजिटिव हमारे पास अगर हम बात करें तो इस वक्त एक अच्छी बात ये लग रही है, जिस तरह साहबजादा फरहान टॉप से बैटिंग करते हैं तो एक सेट तो कर देते हैं। अगर मैं पास की बात करूं तो बाद को समहाउ में ये लगता था कि शायद पाकिस्तान टीम जो फर्स्ट 6 ओवर का जो पावर प्ले है वो इतना अच्छा हम खेलते नहीं है और हमारे पास कहीं इतने ज़्यादा रन नहीं होते। तो एक ये अच्छी बात तो हो गई हमारे पास। हम पहले बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल होते थे फ़खर ज़मान पे, तो अब हमारे पास साहबजादा फरहान हो गए, फ़खर ज़मान हो गए, साइम अयूब हो गए, उसके बाद कैप्टन आगा सलमान हो गए। और उसके बाद जो एक मैं पॉइंट देखता हूँ जो मुझे थोड़ा सा वीक लगता है पाकिस्तानी जो बैटिंग लाइन में, वो जब हमारे पास लोअर ऑर्डर की जब बैटिंग आती है तो हमारे पास वैसे एक्सक्लूसिव बैटर्स मौजूद नहीं है। जैसे कि जब हम आगे जाके दूसरी टीमों की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें लगता है कि दूसरी टीमों के पास कहीं अगर उनको 12-13 रन की जब रन्स करने होते हैं पर हर ओवर में तो वो लग्जरी दूसरी टीमों के पास मौजूद है। हमारी पड़ोस की टीम के इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ हमें लगते हैं कि जिस तरह हार्दिक पांड्या बीच में आ जाते हैं, शुभमन दुबे आ जाते हैं, तो वो एक ऐसी, अब तो उन्होंने रिंकू सिंह को भी रखा है टीम में, तो वो एक ऐसा एक उनको एज मिल जाते हैं। अगर कहीं क्रूशियल मैच में अगर आप कहीं क्वालिफायर्स में हो या फाइनल्स में हो तो वहाँ पे अगर आपको 14-14, 15-15 रन करने हो तो फिर हमारे पास, हमें थोड़ा सा लगता है कि शायद हमारे पास वो लग्जरी मौजूद नहीं है। और उसके बाद अगर मैं अपनी बॉलिंग की बात करूं तो बॉलिंग में हमारे पास स्पिनर्स मौजूद हैं। फास्ट बॉलिंग में शहनशाह अफरीदी का अगर वो फिट रहते हैं और वो खेलते हैं तो मेरे ख्याल से हमें अच्छा एज मिल सकता है। 2 के ज़्यादा रिवर्स स्विंग नहीं आती, लेकिन जब इंडिया और श्रीलंका में खेलते हैं, इवन पाकिस्तान में भी खेलते हैं तो बीच में कहीं ना कहीं 1-2 ओवर के लिए बॉल जब थोड़ा सा ओल्ड होता है और बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज लग रही होती है, सॉफ्ट होता है, तो वहाँ पर हमारे पास हो सकता है कि 1-2 ओवर का भी अगर रिवर्स स्विंग हो जाए और वही ओवर्स में अगर आपके पास आप कहीं रन नहीं देते हो या रन कर जाते हो तो बहुत ज़्यादा गेम चेंज होता है। तो ये थोड़ा प्लस पॉइंट्स हैं, थोड़ा नेगेटिव पॉइंट्स हैं। हमारी फील्डिंग हमें बहुत अच्छी करनी पड़ेगी क्योंकि अगर मैं बात करूं तो बाउंड्रीज बाजुकात T20 क्रिकेट में छोटी होती है, तो आपको ऐसे एथलीट चाहिए होते हैं जो कि बाउंड्री पे जाके अच्छे कैचेस करें, रन्स बचा सकें, जो कि दूसरे टीमों के पास काफ़ी लग्जरी मौजूद है। हमने अभी देखा बिग बैश की, हम जब आगे जाके बात करेंगे, अमेजिंग कैच जो है ना उनकी आउटफील्ड में ऐसे कैच हो रहे हैं, ऐसी फील्डिंग हो रही है जो कि एग्जाम्पल सेट हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये हमारे पास मुझे लगता है कि ठीक है, कुछ जगह पे सेट भी हमारी टीम सेट लग रही होती है, लेकिन बाजू का क्योंकि एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा हम अपनी टीम से करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना पॉइंट्स हाईलाइट होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट्स हैं, अगर कि हम इसको कर सकें। और फिर हम, जो एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि हम एज अ नेशन, एज एक्सपर्ट्स, हमें अपनी टीम से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। वे ऑलरेडी अंडर प्रेशर जाते हैं और फिर जब आउटकम आते हैं तो वो हमारे सामने होता है। जब भी कोई ऐसे इवेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं टीम से।
बहुत ज़्यादा उनको प्रेशराइज कर देते हैं, और फिर जब आउटकम नहीं आता तो फिर वो हमें बहुत ज़्यादा हम डिसाइडेड हो जाते हैं, और वही प्लेयर जो हमारे स्टार प्लेयर होते हैं हम उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो हम मेरे ख्याल से हाँ, कहीं ना कहीं हमें ये, जैसे हम बैलेंस टीम की बात कर रहे हैं, तो हम सबको भी बैलेंस होना पड़ेगा। नीरज भाई, जब आप मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत के साथ एक्सपेक्टेशन नेचुरली आती है। ये तो आपने पाकिस्तान टीम की जैसे अभी रिव्यू की बात की, लेकिन अगर हम दुनिया की और मुख्तलिफ टीमें जितनी भी हैं वर्ल्ड कप के अंदर, अगर उसके ऊपर रिव्यू हम एक एक टीम की रिव्यू अगर कर सके तो प्लीज उसमें आप बताइए। पाकिस्तान की बात हो गई है, अब अगर मैं टीम इंडिया की बात करूं तो मुझे लगता है कि मैं उनको बिल्कुल हॉट फेवरेट मैं नहीं कहता हूं, लेकिन एक बैलेंस टीम नजर आ रही है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मेंशन किया कि उन्होंने कहीं देखा है, अगर मैं उनकी बैटिंग और बैटिंग लाइन की बात करूं तो 8 से 9 तक उनके ऐसे ऑलराउंडर्स आ जाते हैं जो कि मैच विनर्स हैं। अगर मैं टॉप की बात करूं, अभिषेक शर्मा जिस तरह वो खेल रहे हैं इन दिनों में, वो मेरे ख्याल से उन चंद बैटर्स में से हैं जो कि सही एंटरटेनर है। ऐसा नहीं है कि वो जाएंगे 20, 25, 30, 50 रन करेंगे, ऐसा नहीं है। उनकी अगर इनिंग देखते हैं हम तो 30-40 बॉलें खेलते हैं, लेकिन उसमें 80-90 रन होते हैं। जी। तो आपका स्ट्राइक रेट भी वहाँ मौजूद है, लेकिन जैसे हम सरदार अफरान के लिए बात कर रहे हैं कि वो 40-50 करते हैं, लेकिन वो 40-50 उनके 80-90-100 में नहीं हो कन्वर्ट करते। लेकिन अगर अभिषेक की बात करें, ठीक है वो भी ज़्यादा 100 नहीं करते, लेकिन उनकी जो इनिंग होती है वो एक ऐसी इनिंग होती है जो कि 80-90 रन पे जाके ख़त्म होती है। और बॉलें कम खेलते हैं। तो टीम इंडिया की बात करूँ तो उनमें से ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि अगर उनके कहीं टॉप ऑर्डर बैटर नहीं परफॉर्म करते हैं तो फिर उनके पास लोअर बैटर भी ऐसे हैं। अक्षर पटेल की मैं अगर बात करूं तो ऐसा नहीं लगता कि वो सिर्फ T20 के प्लेयर हैं, वो लगता है कि 50 ओवर भी खेल जाएंगे और लॉन्गर वर्जन जो टेस्ट क्रिकेट है वो भी खेल जाएंगे। तो आप टीम इंडिया एक सॉलिड इस तरह एक टीम नजर आ रही है जिसमें अगर उनके 4 से 5 बैटर आउट भी कर दोगे तो फिर नीचे की जो 3-4 जो बैटर्स आ रहे हैं, जो ऑलराउंडर्स आ रहे हैं, वो भी ऐसे ऑलराउंडर्स हैं अगर टफ कंडीशन है तो वहां जाके फिर भी रन बॉल भी कर सकते हैं, और उसी एक बॉल पे वो जो है ना बिग बाउंड्रीज भी आपको जो है वो कर सकते हैं। तो टीम इंडिया इस वक्त अगर मैं बात करूं तो वो बहुत अच्छी लग रही है। उसके बाद अगर मैं एक आधी टीम और की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी मैंने देखा है जिस तरह बिग बैश में लीग में हमने देखा कि उनके पास स्पिनर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, उनके जो ऑलराउंडर्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं। टॉप ऑर्डर में ऐसे बैटर्स मौजूद हैं कि स्टीवन स्मिथ की जो है वो वहां पे उनकी सिलेक्शन नहीं हो रही। वो ये कह रहे हैं, और मैंने जो अभी आप देख रहे हैं जो अमेजिंग हर मैच में आते हैं, हर मैच में मुख्तलिफ कंडीशन में मुख्तलिफ खेलते हैं, टॉप पे आते हैं और बॉटम तक खेलते हैं और ऐसी इनिंग खेलते हैं जो कि मैच विनिंग इनिंग होती है। उनकी प्लेस वहाँ मौजूद नहीं है। तो जब आपके पास ऐसी टीम हो तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा उस इवेंट में बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं इंग्लैंड के पास जाऊं, ठीक है दो कि इंग्लैंड इन दिनों में थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, लेकिन उनके पास भी बटलर जैसे प्लेयर्स मौजूद हैं, सॉल्ट जैसे प्लेयर मौजूद हैं जो कि गेम को चेंज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वो टीम है। साउथ अफ्रीका की टीम बहुत अच्छा रिसेंट पास में बहुत अच्छा मर्ज हुई है। उनके स्पिनर्स की बात करें, उनकी फील्डिंग की बात करें, उनकी ऑलराउंडर्स की बात करें। उसके बाद अगर मैं एक और टीम पे जाऊँ, अफगानिस्तान जो है, क्योंकि इन कंडीशन में बार बार खेल रही होती है, तो उनके पास भी अगर मैं जो उनके 2 सीनियर प्लेयर्स हैं, मोहम्मद नबी की बात करूं, राशिद खान की बात करूं, गुरबाज की बात करूं, तो वो एक ऐसी टीम है जिनके पास मैच विनर्स काफ़ी मौजूद है। उसके बाद अगर एक आध टीम न्यूजीलैंड की बात हो गई है, साउथ अफ्रीका की, इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया की, पाकिस्तान की, तो ये वो टीम है। टीम बांग्लादेश अच्छा कर सकती है यहाँ पे, 2 के ठीक है, वो हम उनको इन टीमों के सामने शायद हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा टॉप की टीम नहीं लगती, लेकिन कंडीशन उनके फेवर में आ सकती। तो मेरे ख्याल से ये वो टीमें हैं जो कि अच्छा कर सकती है। लेकिन अगर मैं इन सब टीमों की जो 4-5 टॉप की टीमों की मैं बात करूं तो उनके पास एक ऐसी टीम मौजूद है, ऐसा बंच ऑफ प्लेयर मौजूद है जो कि सिर्फ 1 या 2 प्लेयरों पर रिलाय नहीं करते हैं। अगर उनकी मैं बॉलिंग की बात करूं तो उनके पास उस बॉलिंग अटैक में भी सिर्फ एक मैच विनर नहीं होंगे, उसमें 2 से 3 ऐसे ऑप्शंस होंगे जो उन्होंने कवर किया हुआ है। उसके बाद अगर मैं टॉप ऑर्डर की बात करूं तो उसमें भी ऐसे ही होगा कि उनके पास अगर उनके पास 1 से 2 नहीं होंगे, और अगर वो नहीं भी होते तो मिडिल ऑर्डर में या लोअर ऑर्डर में उनके पास ऐसे बैटर्स मौजूद हैं या ऐसे ऑलराउंडर्स मौजूद हैं जो कि ऑन द डे आपको डिलीवर कर सकते हैं। और उनकी फिर फील्डिंग
वो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने रखी हुई है। तो मेरे ख्याल से जितनी भी टीमें हैं, मैं देखता हूँ कि अगर पास की बात करूँ तो हमें लगता था कि शायद एक आधा बॉलर है, एक आधा बैटर है, उसी पे रिलाई करते, लेकिन ये जितनी भी टॉप की टीमें हैं उन्होंने टीम को फुली लोडेड किया हुआ है, और जो बेंच पे प्लेयर भी मौजूद हैं वो भी आते हैं तो वो भी परफॉर्म करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो वर्ल्ड क्रिकेट अभी मैं देख रहा हूँ, उनकी टीम्स देख रहा हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा फुली लोडेड आ रही है, वो बहुत जो है प्रिपेयर होके आती है। और अगर मैं उसकी अपोजिट टीम पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ तो हमें बाज़-औक़ात ऐसा लग रहा होता है कि शायद हम वेल प्रिपेयर नहीं है, हम बाज़-औक़ात टीम बहुत लेट अनाउंस करते हैं, जबकि बाकी टीमों की जो टीमें हैं वो अनाउंस भी हो चुकी होती है। तो मेरे ख्याल से वही बात है कि एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखें अपनी टीम से, और उसके बाद ये करें कि भाई आप आएँ और एक फ्री माइंड से इन प्लेयर्स को खेलने दें, जो भी आउटकम आता है उसको वो लें, और उसके बाद फिर उसकी जो है ना प्लानिंग करें। तो मेरे ख्याल से ये ऐसी टीमें हैं, 4-5 टीमें जो कि इस मेगा इवेंट में अच्छा कर सकती हैं। और श्रीलंका कैसी, क्योंकि एशिया के अंदर अगर जी देखा है बिल्कुल क्योंकि श्रीलंका की हम यहाँ मेरे ख्याल से श्रीलंका को मिस करके, श्रीलंका की भी यही है क्योंकि अपनी कंडीशन है और उनके पास भी बहुत यंग टीम है। और जो मैं रिसेंट पास की जो अभी पाकिस्तान के उन्होंने टूर किया, उसमें भी देखा होगा कि हमने देखा कि एक मैच में उन्होंने अमेजिंग, ठीक है पहला मैच वो हार गए, दूसरा मैच वो वॉश आउट हुआ, लेकिन तीसरे मैच में जिस तरह उनकी तरफ से परफॉर्मेंसेज आई, उन्होंने वो अगेंस्ट पाकिस्तान की होम कंडीशन में जो T20 की सीरीज है वो उन्होंने इक्वल की। तो श्रीलंका के पास, क्योंकि अपने होम में खेल रहे हैं, उनके पास भी काफ़ी लग्जरी मौजूद है। तो मेरे ख्याल से ये ऐसी टीमें हैं जो कि ऑन द डे बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस कर जाती है। क्योंकि हम छोटे फॉर्मेट की बात करें, किसी की भी एक आधी इनिंग जब आती है और उस टाइम पे, तो गेम जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि आपने बताया कि ऑस्ट्रेलिया एक माइंडसेट के साथ खेलता है, एक कंप्लीट प्लानिंग के साथ खेलता है कि वन फेल्स यू हैव द बैकअप प्लान एज अ रिडंडेंसी। दूसरे है हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में और ये दुनिया की डिफरेंट क्रिकेट टीम में क्या माइंडसेट का क्या डिफरेंस है? देखिए, आपने खुद ही खुर्रम साहब ये जो है ना बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट ही है। अगर मैं बात करूं, बहुत से ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कि उनके पास कैपेसिटी भी कम होती है, कैपेबिलिटी भी कम होती है, लेकिन उनका जो माइंडसेट होता है वो विनर्स का होता है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर आपका माइंडसेट विनर का है, एक लीडर का है, तो और आप विद इन योरसेल्फ आप लीडर हो, तो फिर आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो हमने बारहा पहले भी बातें की है कि जो टैलेंट क्या है, उसके बाद हार्ड वर्किंग क्या है। तो एग्जैक्टली अगर आपका माइंडसेट एक्सेप्ट कर रहा है कि ये मैं कर सकता हूँ या ये हो सकता है, तो बाज़-औक़ात वो आप बहुत कम लिमिटेड रिसोर्सेज से भी बहुत कुछ अचीव कर लेते हो। तो मेरे ख्याल से देखिए, हमें अपना माइंडसेट बहुत ज़्यादा इन्हांस करने की ज़रूरत है। हमें देखिए, अगर हमें इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने वर्ल्ड में एक्सेल करना है तो कैसे कर सकते हैं? ऐसे नहीं कर सकते कि हम कहें जी हम अनफिट रहें, फेयर के साथ जाएं, जी, और फेयर के साथ जाएं। अच्छा, हम ये कहेंगे जी हम में तो स्किल्स ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपको अपने स्किल पे भी पूरा भरोसा होना चाहिए, आपको अपनी फिटनेस पे सिर्फ भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि फिटनेस आपकी होनी भी चाहिए। आपकी अगर स्किल लिमिटेड है तो आप उसको कम से कम ट्राई आउट तो कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपकी जो बाज़-औक़ात फेलियर आती है, वो फेलियर इसलिए भी आती है कि आप विद इन योरसेल्फ आप अपने आप को फेल कर चुके होते हो। तो मेरे ख्याल से टीम पाकिस्तान को तो कंडीशन देखिए हमारे सामने है। हमें कोई ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेलना, इंग्लैंड में नहीं खेलना, साउथ अफ्रीका जैसे बाउंसी पिचेस पे नहीं खेलना। हमें तो अगर कहीं इंडिया मुश्किल लग रहा है कि पाकिस्तान शायद इंडिया जाए या नहीं जाए, लेकिन ये कि श्रीलंका की कंडीशन हमारे सामने है। श्रीलंका के प्लेयर्स बार बार हमारे पास आ रहे होते हैं, उनकी कंडीशन हम बहुत ज़्यादा खेल रहे होते हैं, तो वेदर हमारे सामने है, हमें ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करना है। हमें अगर हम अपने पूल के मैचेस देख लें तो कोलंबो 4-5 मैच हमारे कोलंबो में ही है। जी। हम बार बार वहाँ खेल चुके हैं, बार बार वहाँ पे जा चुके हैं, तो कंडीशन हमें पता है। तो मेरे ख्याल से ये माइंडसेट को चेंज करें, और हम सिर्फ ये नहीं है कि साहबजादा फरहान अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो शायद क्या होगा, नहीं, साहबजादा फरहान जाएंगे, वो अपने जो पहला हमारा पावर प्ले है उसमें परफॉर्म करने की कोशिश, अगर नहीं होते तो जो नेक्स्ट जाते हैं वो परफॉर्म करें। और अगर उसके बाद अगर आपको रना बॉल जिस दिन खेलना है तो आप रना बॉल खेलो। जिस दिन आपको लगता है कि भाई आज हमें 15-15, 16-16 रन जो है पर ओवर करने हैं, तो बेशक
चाहे वो बैटर्स आपके पास हो ना हो, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाएं और उस शूज़ में आए कि हमने ऑन द डे अगर हमें ये करना होगा तो हम डिलीवर कर सकते हैं। तो जब ये आप जहन में एक्सेप्ट कर लोगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो स्किल्स हैं वो इन्हांस हो जाएंगी। वो जो एक बॉडी लैंग्वेज, क्लियर डिफरेंस बॉडी लैंग्वेज की जो हमारे प्लेयर्स और दूसरे दुनिया के प्लेयर्स में नजर आती है, हमारे प्लेयर्स इतने फेयर वाली क्रिकेट खेल रहे होते हैं कि विकेट बचाने के लिए खेल रहे हैं, और दूसरे जो खेल रहे होते हैं वो इतने कॉन्फिडेंट शॉट मार रहे होते हैं कि मैं आए हूँ छक्का मारने के लिए, मैं आए हूँ चौका मारने के लिए, और हमारे प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि बस आउट ना हो जाऊं, मैं अपनी 50 कर लूँ या इस तरह कर लूँ। तो यही वही माइंडसेट की जी बिल्कुल, लेकिन फेयरलेस क्रिकेट खेलने सेल्फिश तो आपको नहीं बनना है, ठीक है। बाजुकात सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं जो हमें बार बार नजर आ रहा होता है कि शायद अगर हम सेल्फिश हो जाएं तो हम जो है बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। आप कर सकते हो, लेकिन देखिए अगर आप सेल्फिश हो जाओगे तो एज अ पर्सन ही आप अचीव कर सकते हो ना। जी जी, अपने ही माइलस्टोन बना सकते हो। तो आप क्या खेलने गए हो, ये कोई इंडिविजुअल गेम तो है नहीं। देखिए एक्सपेक्टेशन 24-25 करोड़, मैं तो खेल रहा हूँ, आप तो खेल रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो बैक पे 24-25 करोड़ लोग बैठे हुए हैं जी, और वो आप अगर आप पाकिस्तान में अगर क्रिकेट की बात करें तो टोटल अगर मैं टीम स्क्वाड की बात करूं तो चले 11 तो खेल रहे होते हैं, मैच पे कितने होंगे बाकी 4-5 और होंगे ना, 15-16 का स्क्वाड होगा, 14 का स्क्वाड होगा। तो आप ये देख लें कि कितने एक पर्सन कितने करोड़ रुपए है, क्योंकि और गेम्स तो है नहीं है। जी जी जी, अगर मैं दूसरी गेम्स की बात करूँ, चलो पास्ट में 90s में हॉकी भी हम खेल रहे होते हैं, सॉकर भी की भी टीम होती थी, स्क्वाश बहुत अच्छा कर रही होती थी, अच्छा इंडोर गेम्स में कहीं ना कहीं हमारे अचीवमेंट्स होती थी, चले थोड़ा बैठा होता था। अब तो आप देख लें 25-26 करोड़ आवाम है और उसके बाद 14-15 का स्क्वाड है, तो पर पर्सन कितना हो गया, करोड़ से भी ज़्यादा हो गया। जी जी, तो आप ये समझे, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जो है ना, हमें वो जब आप रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे और आप कोशिश करेंगे कि मैं अपने लिए तो मुझे खेलना ही है, ठीक है मेरा कैरियर है, मुझे कैरियर, लेकिन कैरियर तभी आपका बढ़ सकता है अगर मैं अपने भी अचीव करूं, लेकिन टीम का भी तो कुछ अचीव करूं ना। जी जी जी, अब होना ये चाहिए कि देखिए अगर मैं ये T20 खेलने जा रहा हूं तो मुझे सिर्फ 2 से 3 मैचों में सिर्फ 50-50 रन नहीं करने, बल्कि मैंने 50-50 रन ऐसे कुछ हो जिससे मैच जीते हैं हम लोग, वो परफॉर्मेंसेस करनी है जिससे मैच जीते हैं। ठीक है मेरी एवरेज जो है वो 50+ की हो जाएगी T20 में, लेकिन मेगा जो है मेगा बड़ा हमने क्या अचीव किया, आया कि हम क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे, बहुत ज़बरदस्त है, आया हम सेमीफाइनल्स खेला हमने, बहुत ज़बरदस्त है, आया मेरी परफॉर्मेंसेस जो मैंने की है बैट से, बॉल से, फील्ड से, वो कहीं हमें पहुंचा सकी फाइनल्स तक, तो फिर मैं मुतमईन हो जाऊं। तो मेरे ख्याल से ये मुतमईन होना ना छोटे पे या अपने पे, तो फिर जो है आप इंडिविजुअल कोई गेम खेल लें, वो जो भी इंडिविजुअल गेम है, अगर आपको टीम गेम खेलनी है तो आपकी परफॉर्मेंसेस ऐसी होनी चाहिए जो कि टीम के लिए फ़ायदा हो। तो वो जब इस तरह की सोच होगी तो ऑटोमेटिकली फिर ये होगा कि आप वो जो एक सेल्फिश क्रिकेट खेलते हैं वो सेल्फिश क्रिकेट नहीं खेलेंगे और फिर वो टीम के लिए खेलेंगे। स्पेशली वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाता है कि अब T20 का तो असल गेम जो शुरू के पावर प्ले हैं 4 ओवर होते हैं, उसके अंदर वो वाला तो प्ले बुक से अब गेम हट चुका है कि हमें अपनी विकेट बचानी है ताकि हम आगे जाके रन करें। अगर आप अपनी विकेट बचाने में शुरू के 4 ओवर में लग गए तो आपका स्ट्राइक रेट तो फिर वैसे ही रहेगा 100, 110, 120 के ऊपर ही रहता है। तो वो जो 4 ओवर हैं उसके अंदर किस स्ट्राइक रेट से खेलना चाहिए इनको? वैसे देखिए बहुत सिंपल है, मैं अगर कंडीशन थोड़ी टफ है तो आपको कहीं ना कहीं 150-160 रन तो करने होते हैं, और अगर जो कंडीशन मैं देख रहा हूँ, इंडिया की कंडीशंस की मैं बात कर रहा हूँ या श्रीलंका की कंडीशंस की बात मैं कर रहा हूँ, तो शायद श्रीलंका में बाज़-औक़ात आपको 140-150 भी आप डिफेंड कर जाओ, लेकिन ये कि अगर आप पावर प्ले की हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर 6 ओवर का पावर प्ले है तो हमें कहीं ना कहीं 60+ रन होने चाहिए। तो अब खुरम साहब बात असल में ये कि आपको 6 बॉलों पे कितना रन करने, 10 ही तो रन करने, ठीक है, बाउंड्री आ गई तो आपके पास, और लग्जरी क्या है आपके पास, ये भी तो देखिए आप, लग्जरी ये है कि आपके पास सिर्फ 2 फील्डर बाहर है जी, तो आपके पास कहीं ना कहीं ये लग्जरी भी तो मौजूद है ना। अगर आप सिर्फ आपको सर्कल पार कर सकते हो तो आपके पास रन ही रन है। अभिषेक शर्मा क्या कर रहे हैं, उसके बाद अगर मैं दूसरे बैटर्स की बात करूं
तो वो क्या कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं। जब मिच मार्श आते हैं ओपन करने की तो वो क्या करते हैं, ठीक है उनकी बॉडी जो है ना उनकी बॉडी में बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन वो करते क्या है कि वो सिर्फ सर्कल को पार करते हैं और उसके बाद उनको बाउंड्रीज मिलती हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए ये टेक्निक्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अगर 6 ओवर आपको कहीं ना कहीं मिलते हैं और फिर जब गेम जहां बनता है वो 6 ओवर से लेके वो जो अराउंड 15-16 आवर्स का ये जो 7-8 आवर्स है, इसमें कहीं ना कहीं आप जो है ना पीछे आ जाते हो। 10 रन की अगर आपको वहां पे लग्जरी मिली हुई है, और चले मैं 10 रन भी नहीं देता आपको, मैं कहता हूँ कि चले आप 36 बॉलों पे 50 रन कर जाएं तो आपका पावर प्ले कहीं ना कहीं अच्छा हो जाता है। और ठीक है 2 विकेटों से ज्यादा ना गिरे तो आपके पास जो है तो आपने बहुत ज्यादा इनायत कर दी। नहीं आप एक बात समझे, भी आप गिरा दे रहे हैं। देखिए आप एक बात समझे, हम बात करते हैं ना कि देखिए फेयरलेस खेले जी, लेकिन हम फिर यूनुस खान ये बात भी करते हैं कि विकेट भी ज्यादा नहीं गिरे। तो देखिए यही तो करना है ना। अगर आप मैं इस जगह पे आपसे थोड़ा सा वो करूंगा, आप नाराज हो जाते हैं क्योंकि मैं इस चीज पे आपसे काफी बहस करता हूँ। एक प्लेयर जिसका काम ही है क्रिकेट खेलना, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, सुबह से शाम तक वो खाली क्रिकेट खेल रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, ये कर रहा है, और जब उसको स्टेज मिलता है और वो जाके कहते हैं परफॉर्म नहीं करे तो फिर मायूस तो कम होती है ना। मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ ना, देखिए हम बात ये कर रहे हैं कि हम जो मैंने अभी आपसे कहा कि देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि फेयरलेस खेलें, ठीक है, लेकिन विकेटें भी ज़्यादा नहीं दें। तो और आपका काम क्या है? और अगर मैं एज ए यंगस्टर आपसे मैं हूँ आपके सामने, मैं कहूँगा कि सर आप हमें ये भी कह रहे हैं कि फेयरलेस कहना, लेकिन विकेटें भी नहीं ज़्यादा गिरे। तो मसला ये कि आपके पास प्लेयर्स कितने हैं? 20 विकेटें तो नहीं है ना जी। आपको अगर 10 आउट हो गए तो टीम आउट हो जाएगी आप जी। तो आपको ये और करना भी यही है। जैसे आपका जो क्वेश्चन है कि यही तो करना है, तो अब ये तो नहीं हो सकता ना कि ब्रेकफास्ट मुझे मैं डिनर में कर लूँ और डिनर जो है ब्रेकफास्ट पे कर, ये तो नहीं हो सकता। तो ये एक मजाज है। तो मेरे ख्याल से अगर हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेटेड चलें जी, और अगर हम ये भी देख सकते हैं कि वर्ल्ड क्रिकेट में हो क्या रहा है तो उससे भी आप सीख सकते हैं। बाज़ को तो आपके पास अच्छे कोचेज मौजूद होते हैं, सपोर्टिंग स्टाफ मौजूद होता है आपके पास, लेकिन आपने अपने जो सर्कमस्टांसेस है खुद भी क्रिएट करने हैं। अपनी स्ट्रेंथ आपको खुद भी पता होनी चाहिए, अपनी वीकनेस खुद भी पता होना चाहिए, अपना रोल पता होना चाहिए, और अपना रोल भी पता होना चाहिए। अपना रोल तो मेरा रोल क्या है, और रोल ये भी नहीं है कि मुझे सिर्फ शॉटें ही खेलनी है, सिर्फ छक्के ही मारने हैं। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि अगर आपको रन्स करने ही है, ठीक है, आपको 40 बॉलों पे आपका स्ट्राइक रेट जो है 160-170 का होगा तो आपको 70 रन मिलेंगे, 80 रन मिलेंगे, लेकिन आपको फिर कोशिश भी करनी चाहिए कि अगर मुझे फिर ये 20 ओवर तक भी खेलना है जी, ताकि मैं मैच को टीम को जिता भी तो सकूं जी। तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा कैलकुलेटेड खेलें। आपके पास देखिए 6 ओवर का पहला पावर प्ले मौजूद है और आखिरी के भी 5 ओवर का पावर प्ले ही समझे, तो टोटल 6 ओवर और 5 ओवर, ये 11 ओवर है। जो बीच की जो 9 ओवर है ये आपने बिल्कुल स्मार्ट होके खेलना है कि वहां पे कहीं 8-8, 9-9 रन की जो है जो रन पर ओवर आते रहे तो 50 रन वो हो गए। और अगर मैं 9 ओवर का मैं खेलता हूँ, यहाँ पे कहीं आपको अराउंड 70 रन और मिलते हैं कहीं, ठीक है, जो कि अराउंड कोई 8 आउट का वो रन रेट बनता है। तो 80 और 50 ये कितने हो गए जी? 130। तो इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी के 5 ओवर में आपके पास अगर लग्जरी मौजूद है और कहीं जाके 50-60 रन और होते हैं और आपकी बॉलिंग अच्छी है तो ऑन द डे आप 180-190 अगर आपके पास रन होते हैं और क्रूशियल मैचेस में तो आपके पास लग्जरी मौजूद है। और अगर जिस दिन आपका पावर प्ले में 60-70 रन प्लस हुए तो आप जाएं फिर 220, 230, 250, और ये चेज भी हो सकते हैं, उसके बाद भी आपको उसको भी डिफेंड भी करना है क्योंकि कंडीशन ऐसी। तो मेरे ख्याल से देखिए ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। हमें लग रहा है कि शायद T20 का गेम है, इसमें कोई इतनी कैलकुलेशन है नहीं, बहुत ज़्यादा भाई आपको इसमें भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और तो जब आप एक ऐसे प्लेयर बन जाओगे जो कि ठीक है अपनी स्किल्स पे भी खेल ले, लेकिन उसके माइंड में कैलकुलेशन भी चल रही है। और आप सिर्फ ये नहीं कि आप कैप्टन हो तो आपको कैलकुलेट करना है, नहीं, आपको एज अ प्लेयर, एज अ सीनियर प्लेयर, एज अ जूनियर प्लेयर आपको अपनी कहीं ना कहीं इनपुट देनी है, तभी आप अच्छी टीम बन सकते हैं और तभी आप जो है दुनिया में जो है परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे आपकी बात सुन के खुशी ये होती है कि आप ही हैं वो कैप्टन जिन्होंने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जितवाया। आप अगर ये जाओ, आपने सारा फॉर्मूला बताया और कैलकुलेशन, बेसिकली आपकी बात से मुझे ये लगा कि आपने बिल्कुल एक ओवर की कैलकुलेशन अपने दिमाग में करके रखी हुई है, लेकिन वो कैलकुलेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि अगर पाकिस्तान की टीम बनाई जाए
तो किसको आप समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम में अगर 11 बंदे अगर आपको सेलेक्ट करना हो पाकिस्तान की टीम के लिए? देखिए मेरे ख्याल से जैसे मैंने पहले कहा कि अगर मैं बैटर्स की बात करूँ तो सबसादा फरहान मौजूद है, साइम अयूब मौजूद है, फ़खर जमान मौजूद है, फिर सलमान अली आगा एज ए कैप्टन खेलेंगे। उसके बाद मिडल में जो है 2-3, क्योंकि अभी शो नहीं कि कौन खेलेगा, लेकिन उसके बाद अगर मैं इन बैटर्स की बात करूं तो फिर शादाब खान बीच में आ जाते हैं। तो शादाब खान का रोल अब बहुत ज़्यादा, शादाब खान आप समझते हैं टीम में जगह बना नहीं, अब जो लग रहा है अगर वो फिट रहे, क्योंकि शहनशाह अफरीदी और शादाब खान जो लास्ट बिग बैश खेले तो थोड़ी सी उनकी फिटनेस पे उन्होंने स्ट्रगल किया। तो मेरे ख्याल से ये ऐसे प्लेयर्स हैं। फ़हीम अशरफ रिसेंट पास में लीग्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनका इंडक्ट हो जाएगा टीम में। तो मेरे ख्याल से ये जो 2-3 प्लेयर्स हैं, ये अगर कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से अगर ये अच्छा कर जाएं, जो मुझे थोड़ा सा लगता है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि हम अक्सर टॉप से तो रन्स कर जाते हैं, लेकिन बीच में फॉर समहाउ हम जो है ना अपना वे वो लॉस्ट कर जाते हैं, और उसके बाद हम कहीं जाके जो लग रहा होता है कि हम 200 प्लस रन्स कर रहे हैं, वहीं पे जाके हम 160-170 पर रुक जाते हैं। मेरे ख्याल से अगर ये इस तरह की कोई कॉम्बिनेशन हो जिसमें आपके पास बॉलर्स भी हों, बैटर्स भी हों और फील्डर भी हों, तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है जो कि आपको ऑन द डे किसी भी दूसरी अच्छी टीम के खिलाफ आपको मैच जिता सकता है। तो मेरे ख्याल से, और फिर जैसे मैं देख रहा हूँ शहनशाह अफरीदी जो रिसेंट में जिस तरह बैटिंग कर रहे होते हैं, अगर वो आ जाए नीचे से और वो अपनी वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी सिर्फ एज ए बॉलर नहीं बल्कि एक अच्छे ऑलराउंडर की, क्योंकि हमें ऑलराउंडर्स की बहुत ज़रूरत है T20 क्रिकेट में, क्योंकि वहाँ पे जब आप जाते हो और ऑन द डे ज़रूरी नहीं है कि जो आपके टॉप ऑर्डर जो बैटर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, वही परफॉर्म करें, क्योंकि नीचे से भी जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि अब ये वर्ल्ड क्रिकेट की टॉप की टीमें आ रही हैं, तो आपको इतना ईजी मिलना नहीं है। तो आपको हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई एक आधा मैच में कोई ऐसा टफ मैच हो जो कि आपको फाइनल भी हो सकता है, कहीं जाके 2 ओवर में 30 से 35-40 रन भी करने पड़ा, और हुआ है। अगर हम बात करें जब ऑस्ट्रेलिया की जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, तो विराट कोहली ने जो वो 9-10 बॉलों पे 30-35 रन कर गए थे। तो मेरे ख्याल से आपको ऐसा बैटर बनना है, आपको ऐसा प्लेयर बनना है, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी प्लेयर बनना है कि अगर रन बॉल हो तो कहीं ना कहीं आप उसको जो है वो अपनी टीम के लिए परफॉर्म करें। जैसे जमान खान ने भी बिग बैश में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में 6 बॉलों पे 6 रन चाहिए और उन्होंने मैच जिता दिया। तो आपको ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा जो है ना प्लेयर बनना है जो कि ऑन द डे आपके लिए परफॉर्म कर सकें, और ज़्यादा करना हो तो वो वाला प्लेयर बनना है, और अगर कम बचाना है, सेव करना है, तो वो वाला प्लेयर भी बनना है। तो मैं आपकी बात से ये समझता हूँ, जो हम बात कर रहे थे माइंडसेट ऑफ फेयरलेस क्रिकेट के लिए, तो आपने जो 2-3 नाम स्टार्टिंग में गिनवाए कि साहबजादा साइम अयूब और फ़खर जमान जो आपने बताया, तो ये तो स्टार्टिंग में हो जाते, ओपनर हो गए और 1 डाउन हो गए। तो आप इसमें बाबर आजम और रिजवान को किस जगह देख रहे होते हैं? क्योंकि अमूमन क्रिकेट जो हमारे ओपनिंग तो यही करते थे पहले जी, तो इनको किस जगह आप देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बाबर आजम की और मोहम्मद रिजवान की बात करते हैं, देखिए पहले तो हम हमेशा ये बात करते रहे कि उनके किन नंबर्स पे खेलना चाहिए जी। हमने फिर देखा कि जब वो टॉप पे आते थे तो उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, क्योंकि उनका जो प्लेइंग स्टाइल है वो बहुत सूटेबल है कि वो जाते हैं, अपना टाइम लेते हैं, और उसके बाद उनको ज़्यादा क्योंकि जब आप टॉप पे जाते हो तो आपके बाजू का ठीक है नया बॉल तो खेलना होता है और दुनिया के अच्छे बॉलर्स आपको फेस करने होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास लग्जरी भी होती है, क्योंकि 6 ओवर का पावर प्ले होता है, तो उसमें चांस होता है कि 1-2 बाउंड्री आपको मिल जाए। जब आपको 1-2 बाउंड्रियाँ मिल जाती हैं तो आप अगर 3 बॉलें डॉट हो गई, 4 बॉलें डॉट हो गई, तो उसके बाद क्या होता है कि अगर आप लास्ट 2 बॉल पे आपको बाउंड्रियाँ मिल गई तो आपका वो सारा जो रन रेट होता है वो मेंटेन हो जाता है। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की अगर हम बात करें तो उनको कहीं ना कहीं आपने, अगर वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, ठीक है, वो 9 ओवर में तो ये चलें, फिर आपके पास एक लग्जरी मौजूद है कि आप 8-9 रन करते, तो 6 बॉलों पे अगर आप इतने टॉप के प्लेयर है तो आपको 8-9 रन लेना आ जाता है। आपकी कट शॉट हो गई, स्वीप शॉट्स हो गई, कहीं ना कहीं आप वो करते हो। लेकिन ये कि फिर इन दोनों को क्या करना है कि ठीक है हमें रन बॉल और हम इसमें तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब आखिरी 5 ओवर में हमें मिलेंगे या 4 ओवर मिलेंगे
तो उसमें फिर हमने जो है बिग शॉट्स भी खेलने हैं, तो वो भी उनको डेवलप करना है। बिल्कुल। तो आप अब उनका रोल मैं ये देखता हूँ टीम में, अगर वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं दोनों, तो उनका रोल ये होना चाहिए कि वो जाएंगे, वो रन बॉल फौरन ही जाके वो उनकी जो है स्ट्राइक रोटेशन होगी, और उसके बाद जैसे ही कहीं ना कहीं उनको बॉल मिलेगी तो उनको कहीं ना कहीं अपने स्किल्स को एनहांस करना है, और बाउंड्रियाँ जो है उनको कहीं ना कहीं चाहिए उनको टीम के लिए। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की बात करें तो उनको ये अपना गेम को चेंज करना ही हर हाल में है, कि उनको आखिरी की जो पावर हिटिंग है वो उस पर बहुत ज़्यादा काम करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो वो स्ट्रगल करेंगे, और जब वो स्ट्रगल करेंगे तो फिर वो टीम से ड्रॉप होंगे, जो कि रिसेंट पास में हमने देखा है कि T20 से उनको कभी वो खेल रहे होते हैं, कभी नहीं। यही वजह है कि उनको रियलाइज़ करना है। अब अगर उनको इस फॉर्मेट में जो है ना अच्छा compete करना है, तो उनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ करना है। अगर वो टॉप पे खेलते हैं तो तब भी यही करना है उनको बहुत कोशिश करनी कि डॉट बॉल्स कम हो, और जब डॉट बॉल्स होती हैं तो आपके ऊपर खुद भी प्रेशर आता है, टीम के ऊपर प्रेशर आता है, और सडनली आप और आपकी टीम कोलैप्स करती है। नहीं, ये आपकी बड़ी अच्छी गेम एग्जीक्यूशन प्लान नज़र आ रही है कि अगर फर्स्ट करें ये 3 एग्रेसिव प्लेयर हैं, ये जाते हैं एग्रेसिव इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, और अगर खुदा न खास्ता फेल हो जाते हैं तो हमारी डिफेंस होनी चाहिए जिसमें बाबर आजम और रिजवान ये बीच में डिफेंस कर सकते हैं, रोक सकते हैं कि कोई आउट ना हो। और अगर वो ऊपर वाले अगर क्लिक कर जाते हैं तो वो तो क्लिक कर गए, फिर वो तो आप थ्रू हो गए जो आप रिस्क लेना चाहते हैं, फेयरलेस क्रिकेट खेलना चाहते हैं। इसमें एक और बात भी तो है ना, देखिए एक और पॉइंट भी है। एक पॉइंट ये है कि देखिए अगर आपको 60 रन आपको मिले हुए हैं फर्स्ट पावर प्ले में, तो अब ये तो नहीं हो सकता आप रन बॉल खेलो जी और आप वही जो आपका रन रेट 10 का है तो आप उसको 6 और 7 पे ले आओ, ये नहीं हो सकता। आपको क्या करना है, जो जैसे मैंने कहा कि आपका रोल ये है कि आप जाएंगे, आप अपना टाइम, वो वाला टाइम नहीं लगे कि मैं सिर्फ विकेट ही बचानी है, आपको स्ट्राइक रोटेट करनी है हर हाल में। जी वो तो जितनी कम डॉट बॉल्स होंगी, आप देख लें ऑन द गेम, जब भी उसको एनालाइज किया जाए सबसे पहले वो देखते हैं कि जी इस टीम ने डॉट बॉल्स कितनी खेली है। ठीक है, पावर प्ले में बाजू का क्योंकि फील्डर सब ऊपर होते हैं तो आपके पास सिंगल लेना इतना आसान नहीं होता है। जी। लेकिन ये कि जैसे ही 6 ओवर जाते हैं उसके बाद तो अगर आपके पास अगले 14 ओवर्स हैं तो उसमें तो फील्ड खुल जाती है, तो उस 14 ओवर में डॉट बॉल्स कम होने चाहिए। जी। जितनी डॉट बॉल कम होगी, स्ट्राइक रोटेट होगी, तो आपके पास जो है ना वो लग्जरी मौजूद है। तो मेरे ख्याल से ये वो स्टैट्स हैं जो कि होते भी हैं सबके पास, जो कि हर टीम की जो है ना जो एनालिस्ट होता है वो आपको मेंशन करते हैं कि इतनी डॉट बॉल्स हैं, इतनी आपको मिस फील्ड्स हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये वो स्टैट्स हैं जो कि हर टीम के पास होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वर्ल्ड कप में जो 4 टीमें जो सेमीफाइनलिस्ट होंगी, तो आपके लिहाज से कौन सी 4 ऐसी टीम है जो सेमीफाइनलिस्ट हो सकती है? मेरी तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान ज़रूर पहुंचे। ठीक है, इंडिया, क्योंकि इंडिया में होगा, इंडिया से एक्सपेक्टेशन होगी, इंडिया वहाँ मौजूद हो। फिर जिस तरह मैं T20 में ऑस्ट्रेलिया को देख रहा हूँ इन दिनों में, बहुत ज़बरदस्त। और मेरी एक चौथी फेवरेट टीम जो है वो न्यूजीलैंड है। वो न्यूजीलैंड इसलिए कि ठीक है बाजू का तो उसको रेट नहीं करते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि जब भी मेगा इवेंट आते हैं एज अ टीम वो बहुत ज़बरदस्त खेलती है। तो मुझे लगता है कि अगर मेरी ये ख्वाहिश है मैं ये कि न्यूजीलैंड की टीम भी वहाँ हो। नॉट डिसरिस्पेक्ट टू इंग्लैंड की टीम, साउथ अफ्रीका की टीम, श्रीलंका की टीम, ठीक है, अफगानिस्तान की टीम, क्योंकि ये चारों टीमें भी बहुत ज़बरदस्त हैं। लेकिन मेरी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को मैं हमेशा रेट करता हूं कि वो सेमीफाइनल्स में पहुंच सकती है, तो मेरे ख्याल से ये मेरी वो 4 जो मेरी फेवरेट टीम्स हैं, जो कि अगर टॉप सेमीफाइनल्स में हो तो क्या ही बात है। तो आप समझते हैं कि अगर अनबायस आप ओपिनियन दे रहे हैं तो पाकिस्तान को भी उसमें 4 सेमीफाइनलिस्ट में रख रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरिट बेसिस। नहीं बिल्कुल। देखिए मेरिट का तो देखिए T20 का ऐसा गेम है ना कि उसमें हो सकता है कि जो ये मैं 4 टीमें आपको बताई हैं वो ना हो, उसमें श्रीलंका की टीम पहुंची हुई हो, अफगानिस्तान की टीम के पास बहुत अच्छा चांस है, साउथ अफ्रीका का जैसे मैंने बात की बहुत अमेजिंग टीम है, उसके बाद इंग्लैंड की बात करें तो ठीक है, इन सब कॉन्टिनेंट में जो है उन्होंने रिसेंट पास में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की है, लेकिन उनके पास देखिए प्लान्स बहुत होते हैं जी। यू नेवर नो कि अभी जब हम अगला वर्ल्ड चैंपियन देंगे T20 का तो इंग्लैंड हो, क्योंकि वो उनके पास ये लग्जरी मौजूद है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है ऐसा कि वो सडनली टीम की कोलैप्स होती है तो वो टीम दोबारा वापस आ जाती है। तो मुझे आई होप कि उन्होंने अपना वर्किंग की होगी
इस पे। तो मुझे लगता है कि ये बाकी जो 4 टीमें जो इस मेरी टॉप जो है ना वो 4 में नहीं है तो हो सकता है कि वो उनमें से कोई चैंपियन हो। ओके, चलें अब हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं वर्ल्ड T20 से अब PSL के ऊपर आते हैं, क्योंकि दैट विल बी द नेक्स्ट गेम जी। तो PSL के अंदर जो है, PSL के बारे में आपका क्या रिव्यू है, और ये जो अभी मुल्तान सुल्तान के अंदर जो अली तरीन साहब ने जो अपनी बात बोली और जो उनकी एक एग्रेशन थी उस मामले में जी, उसमें आपकी क्या रिव्यू है? देखिए, कंट्रोवर्सीज तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम IPL की बात करें तो वो हर साल होती है और बगैर किसी कंट्रोवर्सी की होती है। उनमें कभी ऐसा नहीं होता कि आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें हमने कहीं देखा होगा हर दूसरे साल कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। मैं ये PSL में बार बार देख रहा होता हूँ कि कभी ऑडिट नहीं हुए होते हैं। हर साल जो है वो जो फ्रेंचाइज ओनर होते हैं वो बैठे होते हैं, मीटिंग्स हो रही होती है, और फिर कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही होती है कि जो फ्रेंचाइज टीमें हैं वो खुश नहीं है, उनका ऑडिट नहीं हो रहा होता। और हर चेयरमैन को मैं देख रहा होता हूँ। PCB के जो कमेटी है PSL की, वो मैं देख रहा हूँ तो वो आते हैं और मुख्तलिफ जो है वो जस्टिफिकेशंस दे रहे होते हैं। तो मैं कहा ये नहीं होना चाहिए। ये हमें एक बात समझना है कि जो PSL की जो बॉडी है उनको ये समझना है, ये जो 6 अब तो खैर दो टीमें और इंडक्टिव हो रही हैं, 8 टीमें हो गई हैं। तो ये समझना है कि ये देखिए ये आपके हैंड्स हैं, ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं इस कंट्रोवर्सी की बात करूँ, उसकी आउटकम की बात करूँ तो आउटकम इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अली तरीन जो है वो वहाँ पे बैठ के हर हफ्ते में कोई ना कोई जो है उनकी वीडियो आ रही है, उनकी कमेंट्स आ रही हैं। उसके बाद PSL कमेटी की तरफ से बहुत सारी बातें हो रही है कि तो देखिए ये बैठे इसको एड्रेस करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है ना। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो ये इसका आउटकम ये नहीं होता कि वो एक ऐसी फ्रेंचाइज जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मुल्तान सुल्तान की, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है। अगर मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने ग्राउंड्स बना लिए, उन्होंने अपनी एकेडमियों का मुख्तलिफ जो है वो प्लान्स था अली तरीन का। वो जो उन्होंने बातें की कि देखिए मैं तो क्रिकेट को सर्व कर रहा हूँ, तो ये जैसे मैंने कहा कि ये तो आपके टूल्स हैं, आपके हैंड्स हैं। तो PSL कमेटी को ये चाहिए, उनकी बॉडी को ये चाहिए कि देखिए इसको वाइजली तौर पर इनके साथ बैठे, और ये जो आउटकम आया ये सही नहीं है। मेरे ख्याल से अगर वो हेल्प कर रहे हैं तो हमें एक दूसरे के साथ मिलकर इस पे हेल्प करनी चाहिए। कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। जो मैं आउटकम देख रहा हूँ वो अच्छा नहीं था। और उसके बाद एक और अच्छी बात यह है इस अपकमिंग PSL में कि 2 टीमें आई हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आपके जो लोकल प्लेयर्स हैं वो और ज़्यादा इसमें खेलें। उसके बाद आपके जो डोमेस्टिक के कोचेज़ हैं, जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो इसमें रहें, और वो लोग रहें इसमें। मेरी दोनों टीमों को जो नई फ्रेंचाइज आई हैं उनको मेरी ये सजेशन होगी कि सिर्फ इसमें बायस ना बने जी कि उन कोचेस को रखें, उन मैनेजर्स को रखें, उस सपोर्टिंग स्टाफ को रखें जो कि वेल ट्रेन है जी। ऐसा नहीं कहें कि ऐसे अपने जो ओबलाइज करने वाले लोग होते हैं। मैं देखता हूँ कि वो ऐसे मैं देखता हूँ कि बाज़-औक़ात वो जो फ्रेंचाइजी होते हैं वो ऐसे सपोर्टिंग स्टाफ रखते हैं जिनका उनसे दूर का कोई वास्ता भी नहीं होता। रिश्तेदारी ना निभाना। हाँ, मेरे ख्याल से ये नहीं करना चाहिए। और मेरे एक और पॉइंट है कि अब कोशिश हमें ये करनी है कि PSL को एक ब्रांड बनाना है। फॉर समहाउ ठीक है, शुरू में 2, 3, 4 साल जब हुई, 5 साल हुई, 6 साल हुई तो बहुत अच्छी रेटिंग थी, लेकिन अब हमें समझना है कि PSL की रेटिंग नीचे आई है। ये अगर हम ये बात करें कि शायद ऊपर गई तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से अगर ये होता तो ये कंट्रोवर्सी नहीं होती। लेकिन अगर आपके इसी की बात पे कोई आर्ग्यू करे, वो कहे कि अगर नीचे आई है तो हैदराबाद की टीम 175 करोड़ रुपए में चली गई, सियालकोट की टीम 180-185 करोड़ के ऊपर चली गई, तो अगर ये नीचे आती तो इतने प्राइस कैसे ऊपर टीमें जा रही होती? देखिए, आपको भी पता है खुरम साहब, मुझे भी पता है, जब इस तरह के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे होते हैं, बहुत सारे कुछ नया काम करना जा रहा होता है, तो आपको पता है कि सिस्टम में क्या खूबियां हैं और क्या खामियां हैं। जी। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो किस तरह सेटिंग्स होती हैं इससे तो सब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है, जैसे मैंने पहले कहा, ये अच्छी बात है कि ये टीमें आ रही हैं।
इससे अब बहुत सारे हमारी जो प्लेयर्स हैं वो प्रमोट होंगे, हमारे बहुत से कोचेस प्रमोट होंगे और बिजनेस आएगा, इनको देके और ज़्यादा इनकरेज होंगे लोग और स्पॉन्सरशिप आएगी, जो कि अच्छी बात है। मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि देखिए कि इसको और अच्छा इन्हांस करें, प्रोफेशनलिज्म और अच्छा लेके आए, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको और बेहतर करें, और जितने भी ये जो फ्रेंचाइज की जो ऑनर्स हैं, जो टीम्स हैं, वो अपने अपने शहरों में काम करें, अपनी अपनी अकेडमीज में काम करें। देखिए अगर मैं इसमें बात कर लूँ तो ये 11वां एडिशन होगा जी। आप मुझे बताएं कि अगर मैं लाहौर कलंदर्स की बात करूँ, उन्होंने अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी बना लिया है। उनके हर साल कहीं ना कहीं जो है वो ट्रायल्स भी हो रहे होते हैं, उनके प्लेयर्स भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो बाकी फ्रेंचाइज की तरफ से क्या है, कहीं देखा आपने? जी जी, उनके प्लेयर जो है लाहौर कलंदर्स के, आपने देखा कि जो है मुख्तलिफ लीग्स भी खेल रहे होते हैं, और उन्होंने और काफ़ी सारे प्लेयर प्रोड्यूस भी किए। ये कोई डकी चुपी बात तो नहीं, ये आपके सामने है। और यही काम अली तरीन ने किया, उनकी मुल्तान सुल्तान ने किया, उनके भी उन्होंने अपने ग्राउंड कर दिया। और वो फ्रेंचाइजी जिन्होंने अपने वुमेन को बॉलिंग कोच रखा, तो थोड़ा सा उनका माइंडसेट जो कि दुनिया का कम्पीट कर इंटरनेशनल लेवल का है, तो हमें तो उनको इनकरेज करना है ना। जी जी जी, हम तो कंट्रोवर्सी में चले गए, ठीक है, उनको भी ज़्यादा इतने एग्रेसिव नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो ये क्यों वो पॉइंट कहीं ना कहीं पॉइंट आता है, तो आपका लेवल जब ऊपर जाता है तो आप वो एग्रेशन हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट्स है जो कि हमें एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। Now let's talk about the how does the Indian politics is affecting the world cricket and especially how it's affecting the Indian cricket team itself? नहीं होना चाहिए खुरम साहब। उसकी वजह ये कि देखिए, हम हमेशा ये बात करते हैं कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स अलग होनी चाहिए। चलो अगर हो भी, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, लेकिन नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह ये देखिए, जब बहुत सारी पॉलिटिक्स आ जाएगी तो गेम फिर फेयर नहीं होना शुरू हो जाता है। तो गेम हम खेलते किस लिए? कोई भी गेम खेलते हैं तो किस लिए खेलते हैं? एंजॉयमेंट के लिए। अगर उस गेम में भी पॉलिटिक्स आ जाएगी, उस एंजॉयमेंट में भी पॉलिटिक्स आ जाएगी, तो भाई फिर यही होगा कि हम अपने अपने घरों में बैठे होंगे। फिर एंड में यही होगा। अगर इंडिया ये चाहेगी कि वो सिर्फ अपना IPL खेल के ही खुश हो जाएगी, तो बस फिर कुछ होने का नहीं है। देखिए IPL के लिए भी, उनको भी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो आते हैं। या तो फिर आप ऐसे हो जाओ, लोग हमेशा हम एक बात करते हैं, या तो इतने स्ट्रांग हो जाओ, इतना कुछ कर लो कि बस अकेले ही खेलते रहो, अपने घर में खुश रहो, अपने घर में ही सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स को अलग करें इंडिया, क्योंकि देखिए अगर हम इंडिया ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो बड़ा बन जाए ना, वो बड़ा बन के बड़ा रोल दे, दुनिया में एग्जाम्पल सेट करें। और बड़े लोग क्या होते हैं, वो एग्जाम्पल्स सेट करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। आप ले तो रहे होते हो, लेकिन बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है। कुछ ऐसे ममालिक हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे आपको थोड़ा बहुत पे बैक भी करना होता है। तो मेरे ख्याल से इंडिया को ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखें बहुत जल्द जो है ये उनके प्लेयर्स में भी ये इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, उनकी टीम्स में भी इफेक्ट होना शुरू। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ जहाँ टीम इंडिया की फेलियर होगी, सारी दुनिया खुश हो रही होगी। तो ऐसा कोई रोल मॉडल ना बने। इंडिया को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा बांग्लादेश के साथ बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गई। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान के तो मैचेस होते ही नहीं। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि इंडिया और पाकिस्तान रेगुलर बेसिस पे खेलें। ये इसी तरह है, जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खेलती है तो दुनिया देखने आती है। अब आप देखें तो उसमें एशेज हुई है ना, 2 के ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया, जो कि लग नहीं रहा था। बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी इंग्लैंड की, लेकिन उसका जो आउटकम आया बिल्कुल ही चेंज आ गया। और आपने फिर देखा होगा इवन आखिरी मैच तक जो इंग्लैंड के सपोर्टर्स थे वो फिर भी मौजूद थे जी। आपकी टीम 4 मैच हारी हुई है, एक आधा मैच जीत के बैठी हुई है एशेज में, ऐसा मतलब बहुत कम होता है, और बिल्कुल वाइट वॉश हो रहा था। उसके बाद भी आपके जो फॉलोवर्स है, जो फैंस है, जो कंट्रीमैन है, वो आपको सपोर्ट करने आए हैं। तो मेरे ख्याल से इंडिया को ये नहीं करना चाहिए, उनको ये एनालाइज करना चाहिए। और वो बहुत अच्छा, अब मेरे ख्याल से दुनिया के बहुत अच्छे जो ब्रेन्स हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं, उनको इससे बाहर निकलना चाहिए। और जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करें, क्वांटिटी पे ना जाए। और जितनी भी ये कंट्रोवर्सीज होती हैं इनसे दूर रहे, क्योंकि फिर होगा क्या कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि मर्ज हो जाएगा उनके प्लेयर्स में। नेगेटिविटी देखें, नेगेटिविटी आप एक दिन में नहीं होते हो। नेगेटिविटी का एक टाइम होता है जो आप में मर्ज होते हैं। कभी आप उठोगे, यार मुझसे सुबह उठा नहीं जा रहा, और आप यकीन करो 2 दिन के बाद वाकई में आपसे उठा नहीं जा रहा होगा।
तो मेरे ख्याल से टीम इंडिया जो है वो उसको ये नहीं करना चाहिए और उनको अब आगे आना चाहिए, उनको रोल मॉडल बनना चाहिए। देखिए आपके पास दुनिया की, ठीक है इस वक्त अगर मैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बात करूँ तो बड़े अच्छे शेप में है, वन ऑफ द रिचेस्ट बोर्ड्स में है, लेकिन उनके पास बड़े बड़े नाम हैं। अगर मैं बात करूँ सचिन तेंदुलकर की बात करूँ, जो उसके बाद मैं सुनील गावस्कर की बात करूँ, कपिल देव की बात करूँ, ये रोल मॉडल्स हैं। तो विराट कोहली, अगर मैं रिसेंट पास की बात करूँ, विराट कोहली को बहुत ज़्यादा जो है यंगस्टर जो है ना फॉलो कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए ये जो एक आपके पास एक पॉइंट है उसको भी मिस ना करें, उससे बाहर निकलें। और देखें अगर आपके अड़ोस पड़ोस के लोग ही आपसे खुश नहीं होंगे, आपके अड़ोस पड़ोस के मुल्क ही आपसे खुश हो, तो आपने फिर क्या अचीव किया। तो मेरे ख्याल से इससे निकलें और मूव फॉरवर्ड करें और एक अच्छा रोल मॉडल बने। ये तो एक इंडियन बोर्ड और इंडियन प्लेयर्स के बारे में, लेकिन अगर आप आईसीसी के बारे में देखते हैं तो हाउ डज आईसीसी शुडंट बी अनबायस्ड कि आईसीसी जब इस रोल को देखती है, जैसे मिसाल के तौर पे बांग्लादेश ने बोला हम सिक्योरिटी रीज़न की वजह से इंडिया में नहीं खेल सकते, तो आईसीसी ने उनके उसको रिजेक्ट कर दिया और उनको 1 दिन का दिया है टाइम कि आप इसको बताएं खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, हम वरना आपकी टीम को दूसरी टीम से चेंज कर देंगे। अगर यही बात कोई बड़ा बोर्ड बोलता है, हम इंडिया अगर इंडिया बोलता है तो इंडिया की बात मान ली जाती है, लेकिन वो अगर बांग्लादेश बोल रहा है तो उसकी बात नहीं मान रहे हैं। तो बिल्कुल आईसीसी को न्यूट्रल होना चाहिए। अगर यही बात पाकिस्तान करते हैं कि हमने इंडिया नहीं जाना, तो वो कहते हैं ठीक है जी आप श्रीलंका में खेल लें। इसी तरह अगर मैंने अपनी टीम से ही, अपने मुल्क से ही शुरू किया, उसके बाद अगर यही बात अगर इंडिया करती है कि हमने पाकिस्तान नहीं जाता, तो आईसीसी कहते हैं ठीक है नहीं जाए, आप दुबई में खेल लें, यूएई में खेल लें, श्रीलंका में खेल लें। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास जो बिल्कुल इक्वल राइट्स होने चाहिए। अगर आप आईसीसी के फुल मेंबर हो तो आपके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए। आईसीसी को भी यहाँ पे बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। अगर उनकी तरफ से कोई ऐसी बात आई है तो ठीक है, उनकी नज़र में शायद बांग्लादेश जो है वो जो है ना जो वीक बोर्ड है, या ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको भी बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ जैसे मैंने पहले कहा कि आपको न्यूट्रल बना। अगर आईसीसी को ठीक है इस वक्त इंडियन बोर्ड या इंडियन स्पॉन्सरशिप या इंडिया मीडिया बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, लेकिन ये डोमिनेंसी जो है ना बाज़ वक़्त हमेशा परमानेंट नहीं होती। तो मेरे ख्याल से आईसीसी को भी इसमें बिल्कुल एक न्यूट्रल जो है ना रोल प्ले करना चाहिए। और वो उनको जो है जितने भी बोर्ड्स हैं, नदर देन मतलब है कि सिर्फ एक ही दो ही पाकिस्तान को वो सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया को जो है ना पूरी अटेंशन दे रहे हैं, उसके बाद या इंग्लैंड की जो है ना उनको अटेंशन मिल रही है या ऑस्ट्रेलिया को मिल रही है, ऐसा नहीं है। बल्कि इक्वल राइट्स होने चाहिए और फिर ही ये न्यूट्रल भी होगा। और ये जो है ये जो हमारे इवेंट्स होते हैं, फिर सारी टीमें जो है वो खुशी खुशी आएंगी, सारे मुल्क खुशी खुशी आएंगे। और इंडियन में देखें वही वाली बात है कि स्पोर्ट्स में जो है ना, उसमें अगर आपके स्किल्स हैं और आप पावर में हो, आपकी टीम पावर में है, आपके बोर्ड्स पावर है, आपके पास स्पॉन्सरशिप ज़्यादा है, तो फिर तो ठीक है, आपको वैसे अटेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन ये कि अब अगर बाज़ुकात कुछ बोर्ड्स के पास स्पॉन्सरशिप्स का भी प्रॉब्लम है, या उनका जो है उनसे आउटकम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा हो या ज़्यादा नहीं आ रहा हो, लेकिन उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छी बात बोली, पावर कम्स विद रिस्पांसिबिलिटी। जी बिल्कुल ऐसी। तो अगर इंडियन बोर्ड पावरफुल है तो दे शुड बी द वन हु शुड बी वेरी मच, बिल्कुल एग्जाम्पल सेट करें ना। और बांग्लादेश के साथ भी कहते हैं नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए बांग्लादेश को भी, और इंडिया को चाहिए देखिए वो आए पाकिस्तान खेलने के लिए, इंडिया जाए, बांग्लादेश जाए, इंडिया श्रीलंका भी जाए, ठीक है। वो उनको तो रोल मॉडल सेट करना है ना दुनिया में। तो देखो हम बात करते हैं ना रोल मॉडल है, और हम किन को याद कर रहे होते हैं। हम बहुत, अगर दुनिया में ठीक है हम ये बात करते हैं कि जी ये कंपनी बहुत रिच है या ये पर्सनालिटीज बहुत रिच थी, लेकिन अगर हम बात करते हैं लेजेंड्स क्या होते हैं, जी जी, तो उनका आउटकम भी तो बहुत अच्छा होता है ना, तभी वो लेजेंड बनता है। तो टीम इंडिया को और जो है ना उनके क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उनका आउटकम तो ऐसा हो कि उनके लोग एग्जाम्पल सेट करें, ना कि सिर्फ ये बात करेंगे जी ये अच्छे शेप में है तो उसका मतलब इनकी अपनी तो कोई क्वालिटी नहीं है। अगर उनके पास बिजनेस है तो उसका मतलब है कि ठीक है, हम ये बात बाजू का देख रहे होते हैं, जो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। जी जी भाई तो दिखाओ भी तो अच्छा ना फिर ये आप सिर्फ नजर थोड़ी आना है भाई, अच्छा दिखाओ, अच्छे रोल मॉडल बनो, ताकि आप सिर्फ एक दिन के लिए नहीं दिखो, आप सिर्फ एक दिन के लिए छाए नहीं रहो, बल्कि जब आप नहीं भी हो 100 साल के बाद भी आप ही की बात हो। हम हमारे पैगंबर की बात होती है ना, सिर्फ हम ही नहीं करते कि हम मुसलमान हम ही बस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे होते हैं। देखो और मजहब में भी जो है ये बातें होती है कि इस्लाम की बातें होती है, इसी तरह और मज़ाहिब की भी हमारे पास बातें होती है। हम अपनी इवन ऐसे
जो पर्सनालिटीज़ हैं, जो ऐसे ऐसे जो रोल मॉडल्स हैं, वो सारे मुस्लिम तो नहीं है जी, लेकिन हम उनकी बात कर रहे होते हैं। क्यों बात कर रहे होते हैं? क्योंकि उनका आउटकम बहुत ज़बरदस्त है और दुनिया के लिए है। तो मेरे ख्याल से ये जो पॉइंट है ना, ये जो है ये और व्यूअरशिप क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए। अगर व्यूअरशिप की पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो बांग्लादेश हैज अ ह्यूज व्यूअरशिप सारी दुनिया में। क्रिकेट का नुकसान एक तरह से, देखिए मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूं तो हम ट्रैवल करते हैं दुनिया में, तो हमें हर जगह मैंने देखा है कि इंडियंस भी मिलते हैं, पाकिस्तानी भी मिलते हैं, बांग्लादेशी भी मिलते हैं, श्रीलंकन भी मिलते हैं, दुनिया में हर जगह मैं तो देखा है, ट्रिनिडाड और वेस्ट इंडीज हर जगह। ठीक है, वेस्ट इंडीजन भी मिलते हैं हमें दुनिया में। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से देखिए ये आप क्यों क्यों और फिर हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। स्पोर्ट्स क्या है? ये तो इकट्ठा करती है। बिल्कुल। चलें, अब हम इस टॉपिक से हटके अब हम आते हैं बिग बैश की तरफ, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक राइट नाउ। तो बिग बैश के अंदर जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जी, उनके बारे में आप कुछ रिव्यू आप बताएं कि क्या चल रहा है। अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि देखिए मैं तो खुद जब 2008-9 में साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला, एडलेड के लिए जी, तो मैं उन चंद प्लेयर्स में से जो उन्होंने वहाँ पे जाके डोमेस्टिक खेली है, शेफील्ड शील्ड खेली, उसके बाद उनकी सारी डोमेस्टिक खेली, मैं वहाँ रहा भी हुआ। तो जो क्वालिटी है ना वो तो बहुत ज़बरदस्त है। और हमने ये हमारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि वो वहाँ पे गए और खेलने गए, और एक प्लेयर नहीं गए, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहिन शाह अफरीदी, उसके बाद हसन अली, शादाब खान, जमान खान बीच में आए, और जो जमान खान ने जो परफॉर्मेंसेस दी है वो अमेजिंग है जी जी। उसके बाद अगर हारिस रऊफ की बात करूं तो उनकी टीम भी बहुत अच्छा रही है। बाकी प्लेयर्स की बात करूं तो इनके लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं तो 2-3 कंट्रोवर्सी हो गई, मोहम्मद रिजवान को बाहर बुला लेना, फिर बाबर आजम के जब स्मिथ उनके साथ बैटिंग कर रहे थे तो वो रन ना लेना। तो ये देखें ये एक आप कह सकते हैं कि ये साइंस है कि हमने अपनी स्किल्स को कहाँ तक लेके जानी है। हमारी फिटनेस, शहनशाह अफरीदी को प्रॉब्लम हुई, मैं शादाब खान को भी प्रॉब्लम हुई फिटनेस को लेके। तो देखिए अगर ये एक साइन है हमारे प्लेयर्स के लिए, ख़ास तौर पे टॉप प्लेयर्स के लिए, कि अगर आपने दुनिया में compete करना है तो स्टैंडर्ड अपना हाई रखना ही है हर हाल में। इसीलिए जब मैं अपने यंगस्टर्स की बात करता हूँ या मेरी तरफ से कोई उनको सजेशंस होती है तो मैं उनको कहता हूँ यार दुनिया की टॉप की लीग्स खेलें। जब आप टॉप की लीग्स खेलते हो, आप बिग बैश खेलते हैं, यूएई में, दुबई में एक IL T20 होती है, उसमें सारी दुनिया के प्लेयर्स आए होते हैं। इसी तरह जब आप काउंटी क्रिकेट खेलते हो, वहाँ पे हंड्रेड्स की जो लीग है वहाँ खेलते हो तो आपको दुनिया के सारे टॉप के प्लेयर नजर आते। तो मेरी सजेशन अपने यंगस्टर्स को है टॉप के प्लेयर्स को, जो टॉप की लीग्स है वो खेलें। जब आप टॉप की लीग्स खेलोगे तो आप एक्सपोज नहीं होंगे, आपको एक्सपोज नहीं होते, आपको अपनी स्किल्स का पता चलता है। तो इस वक्त क्या हुआ कि बाबर आजम की बात कर रहे हैं तो उस वक्त एक आधी कंट्रोवर्सी और भी हुई है, आजकल में हुई है कि उनको जो उनका नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट गेम है उसमें से ड्रॉप कर दें। अभी जो फाइनल का जो फाइनल क्वालिफायर के लिए जी जो अभी जो लास्ट गेम है उनका सिडनी सिक्सर का, और मेरे ख्याल से बाबर आजम वापस भी आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखें, ये तो अगर compete करना है तो अपनी स्किल्स को, अपनी फिटनेस को, अपनी कमिटमेंट को उसको इतना हाई करना है कि जब आप बिग बैश खेलने जाओ तो आपके पास जो है ना उसके आंसर्स होने चाहिए। जब क्वेश्चंस होंगे आपके पास आंसर, क्योंकि ये जो बिग बैश जैसी लीग खेलना, ये तो वो कहते हैं ना कि ये तो हॉट सीट पे बैठना है, और उसके लिए जब आपके पास जब क्राउड से कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए आपके पास उसका आंसर होना चाहिए। ये बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा कि ये उनकी फेलियर है, ये एक लर्निंग है। और दोबारा खेलने जाएं, दोबारा खेलेंगे और नेक्स्ट टाइम ये नहीं करेंगे अब पता चले कि बाबर आजम जो है बिग बैश नहीं खेलने जा रहे हैं, मोहम्मद रिजवान नहीं बिग बैश खेलने जा रहे हैं, शहनशाह अफरीदी बिग बैश नहीं खेलने जा रहे हैं। अगर हम हारिस रऊफ की बात करें ना तो हारिस रऊफ का कौन सा सीजन है, ये कुछ 5, 6, 6 या पता नहीं इससे ज़्यादा सीजन है। अब उनकी परफॉर्मेंसेज आप देख लें तो मेरे ख्याल से ये इन प्लेयर्स के लिए ये एक लर्निंग फेज था
जो कि उनको स्किल्स का अपनी जो लेवल है वो पता चला, और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा उनके फ्यूचर के लिए, अगर उनको जाके बहुत ज़्यादा एक्सेल करना है अपनी क्रिकेट में और आगे जाके लेजेंडरी प्लेयर बनना है और लेजेंडरी परफॉर्मेंसेस देनी है, तो मेरे ख्याल से इनको यहाँ से लर्न करना बहुत ज़रूरी है। देखिए जैसे सारे पाकिस्तानी जितने भी कमेंटेटर्स हैं जो भी क्रिकेट के बारे में बात करते हैं वो कहते हैं कि ज़्यादती हुई है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ, देखिए ऑब्वियसली बाबर आजम तो हमारा पाकिस्तानी प्लेयर है, हमें तो उससे मोहब्बत है, लेकिन अगर हम प्रोफेशनली अनबायस हो के अगर परफॉर्मेंस के बाद बात करें तो ये क्या ज़्यादती हुई है या इसमें या खुरम साहब स्मिथ ने जो डिसीजन लिया वाज अ राइट डिसीजन और वो सिंगल ना लेने का? देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो 30-32 रन उससे 10वां या 11वां और बाबर आजम खेले हम, उनके बाबर आजम के खिलाफ नहीं है, लेकिन ऑफ स्पिनर बॉल कर रहे थे मेरे ख्याल से ग्रीन जी। तो 9वां या 10वां ओवर था, उसमें आप 4 बॉलर डॉट करते हो और स्मिथ वहां से जो है वो 32 रन बना नेक्स्ट ओवर में दो पावर से लेके और उस अगले ही ओवर में वो जाके 30 प्लस रन कर देते, तो उनका तो पॉइंट प्रूफ हो गया ना जी। हम देखिए हमें खुरम साहब इसमें से निकलना है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, बस कर दें, बस कर दें, ये जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, ये एक सॉन्ग है, अभी हमने निकलना है। देखिए वही वाली बात है कि अगर हम ये बात करते हैं ना कि अगर आप कोई इंडिविजुअल गेम खेल रहे हो ना तो फिर तो जीते, घर में चाहे पहनो या ना पहनो, खाओ या ना खाओ, जैसा भी पहन लो जी जी, जैसा भी ओढ़ना बिछोड़ना कर लो, ठीक है, हम एक दूसरे से प्यार है, लेकिन जब आपने बाहर जाना है, घर से बाहर निकलना है, तो उसके SOPs हैं, आपको थोड़ा सा अच्छा लगना ज़रूरी है, ठीक है। अगर मतलब है कि आपको शो तो ठीक है, बाजू का आपके कुछ होता भी नहीं है, लेकिन आपको शो कराना होता है, तो मेरे ख्याल से देखिए इससे निकलें। और अब इसमें ये बात नहीं करेंगे ये मेरे प्लेयर हैं या जो है ना अपोजिशन के प्लेयर हैं, लेकिन जो प्लेयर अच्छा होगा, जो पर्सनालिटी अच्छी होगी उसकी तारीफ करनी चाहिए, इनकरेज हमें करना चाहिए। अगर यही एक्ट बाबर आजम करते और वो जो है स्टीवन स्मिथ को रोकते और अगले ओवर में 36 रन बनाते, तो हम यहाँ बैठ के उनके लिए अच्छी बातें कर रहे होते। तो मेरे ख्याल से देखें ये नहीं है कि ये सारे प्लेयर, दुनिया के जितने भी प्लेयर्स हैं देखें, और मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं सिर्फ एक पाकिस्तानी, अगर मैं कैप्टन रहा हूँ, मैं वर्ल्ड कप जीता हुआ है, तो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सारी दुनिया की क्रिकेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अगर मैं एक नेशनल टीम का मैं कैप्टन रहा हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि, और मैं एक वर्ल्ड कप भी अल्हम्दुलिल्लाह जीता हूँ, तो मैं उन जितने भी T20 के वर्ल्ड कप जो जीते हुए हैं या जितने भी प्लेयर्स हैं, मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे ऐसी बात करनी चाहिए जो कि बिल्कुल अनबाइस्ड हो, बिल्कुल सही, जो कि क्लियर हो, प्रोफेशनलिज्म है जी, इसमें कोई किसी को सपोर्ट के ऊपर जी हाँ, बाजुकात जेलसी भी नजर आ रही होती है हमारी बोलने में, हमारे उसमें, लेकिन वो नहीं होनी चाहिए और आपको बिल्कुल मेरिट पे बात करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से मेरिट की बात यही है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ठीक है उनकी फेलियर है, लेकिन ये लर्निंग एक प्रोसेस होता है। जब आप जाते हो ना, जब आपके सामने एक बहुत तेज हवा आती है तो आप डगमगाते ज़रूर हो, लेकिन फिर वो आप उड़ते भी हो, तो आप डगमगा गए उस वक्त, आपके प्लेयर डगमगा गए, उनकी स्किल्स एक्सपोज हो गई हैं, उनकी फिटनेस एक्सपोज हो गई है, लेकिन इनसे लर्न करें, और लर्निंग बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हम हर वक्त लर्निंग करते हो, तो लर्न करें और मूव फॉरवर्ड करें। तो अभी अगर आपको मशवरा देना हो, बाबर आजम को थोड़ा सा डीमोरलाइज हैं, तो उनको किस तरह, बिकॉज आप प्लेयर थे, आप ये जानते थे कि इमोशनली अप एंड डाउन होता है, कभी रन होता है कभी नहीं होता है, क्या आप उनको मशवरा देंगे अगर उनकी काउंसलिंग करनी हो तो? देखिए अगर मैं बात करूं इंग्लैंड के कैप्टन की, टेस्ट टीम के जो कैप्टन है, अगर वो उनकी मैं T20 इंडिया में जब वो ओवर करने आए हैं और 18 रन थे, मेरे पास 21 रन थे, तो उनको वो रन हो गए जी, और वेस्ट इंडीज़ ने उस ओवर कैप्टन भी नहीं थे और वो जो है वो रन बन गया उनके खिलाफ, और आज वो कैप्टन है, एशेज में टीम इंग्लैंड को लीड कर रहे हैं। तो और उसके बाद उन्होंने जिस तरह परफॉर्मेंसेस की हैं तो वो आपके सामने हैं। तो मेरे ख्याल से अब उनके बाबर आजम के लिए भी यही एक मेरा सजेशन है। अब खैर उनको सजेशन की इतनी ज़रूरत भी नहीं क्योंकि बहुत टॉप के प्लेयर हैं, बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन देखिए अब आप ये देखिए, ये आपका ओढ़ना बिछोड़ना है, बाद को फेलियर आ जाती है आपकी, तो फेलियर आ गई तो उसके बाद यही तो मज़ा है
अब वो प्रूफ करके दिखा दें। अब T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, वो आए, जब जब उनको मौका मिले और वो परफॉर्म करें, और जब वो परफॉर्म करें तो उसके बाद वो किसी को ये नहीं बोले या ये नहीं बताएं उनके एक्शंस क्या होने चाहिए, क्या आई लर्न माई लेसन और ये मैंने डिलीवर कर दिया जी। और ये मैंने जब डिलीवर किया है, अब मेरा स्टैंडर्ड यही है जी जी, ये वन टाइम डिलीवरी नहीं है मेरी तरफ से जी जी जी। मैं बिग बैश खेलने गया था, मुझसे वहां परफॉर्म नहीं हो सका, ठीक है, मेरी फ्रस्ट्रेशन भी नजर आई ग्राउंड में जी, मैं फ्रस्ट्रेटेड भी नजर आया, लेकिन मैंने अभी इससे लर्न किया और आज जो मैंने जो डिलीवरी हर एक मैच में नहीं, हर मैच में, और जिस तरह बेन स्टोक के साथ हुआ, अगर वो बेन स्टोक जो अगर आप वो कभी हाईलाइट में देखो, वो 4 बॉले जब जाके जो है ना ब्रेथवेट ने 1 छक्का, दूसरा छक्का, तीसरा छक्का और चौथा छक्का और मैच गेम फिनिश। और ये बात है मेरे ख्याल से 17-18 की वर्ल्ड कप की बात है, जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, और बेन स्टोक्स साहब आज टॉप का प्लेयर है। आप उनके एक्शंस देखें, अगर वो वहाँ पे बैठ, और वो आप देखिएगा जरूर खुरम साहब, वो जिस तरह वो बैठे हुए तो उनकी आंखों में से आंसू, और जिस तरह वो अपने लेट डाउन हुए, फाइनल्स खेल रहे हैं और फास्ट बॉलर को 4 छक्के लग जाएं, तो बेन स्टोक्स तो कहीं भी नहीं थे। और फिर 1-2 कंट्रोवर्सी भी हुई उनके साथ, वो बार में जो कंट्रोवर्सी हुई, उनको ऑलमोस्ट जेल जाना पड़ गया, लेकिन आज बेन स्टोक्स जो है इंग्लैंड जैसी नेशन को वो लीड कर रहे हैं। तो आपको देखिए ये जो स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं तो आपके अगेंस्ट आती है हमेशा, लेकिन ये होती किस लिए, वो आपको ऊंचा उड़ाने के लिए। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम को अभी ऊंचा उड़े, और इज टू यंग, बहुत अचीव किया हुआ है, लेकिन अब वो सिर्फ जितनी क्रिकेट वो खेलेंगे वो सिर्फ ये सोच के खेलें, ये जो मैं अपनी टीम के लिए खेलना है, अपने मुल्क के लिए खेलना है, और ये जो 25-26 करोड़ आवाम है इनको जवाब देने के लिए खेलना है। तो मेरे ख्याल से इनके जो कहते हैं ना कि वो प्लेयर बने और पीपल्स चैंपियन बने, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो सकता है, और बहुत कुछ अभी उनकी तरफ से हमें परफॉर्मेंसेस देखनी है। मैं अपने ऑडियंस को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कल बैठे हुए थे, और वो जो बाबर आजम जो अभी स्टंप हुए हैं, तो वो ऐसे ही कटिंग में वो उसका वो स्प्लिट था 10 सेकंड का जो आउट था, मैं यूनुस को मैंने वो दिखाया, और इसको कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। मैं तो ऑब्वियसली इतना क्रिकेट का एक इंटरनेशनल प्लेयर और प्रोफेशनल प्लेयर क्या होता है, मैं तो ये देख रहा हूँ कि स्टंप हो गया, मैं ये देख रहा हूँ लाइन के ऊपर है या नहीं है, लेकिन यूनुस ने जैसे ही देखा उसने कहा 1 सेकंड स्टॉप करें, और फिर मुझे बताने लगा कि आप ये देखें कि उनके इसके ऊपर मैं क्या बताऊं, आप मुझे इस मौजू पे बताइए ज़रा थोड़ा सा। हम कोशिश करेंगे कि अपने क्लिप के अंदर अगर वो हम पीस भी डाल सकें तो डाल के बता। देखिए वो आपने कैच कर लिया था बड़ा जल्दी आपने मुझे, मैं देख रहा हूँ रन आउट, आप देख रहे हो कोई दूसरी चीज। तो ये वो कहते हैं ना कि जवाहरी जो होता है वो देख के पहचान जाते हैं। बाज़ का तो होता क्या है कि देखिए क्योंकि आप ये बार बार अगर आप पॉडकास्ट करते हो तो आपको पता होता है कि भाई मुझे अब जो मेरे ओपोनेंट बैठे हुए हैं, जो मेरे गेस्ट हैं, उनसे क्या मैं क्वेश्चन करूँगा, क्या मुझे आंसर मिलेगा, बाज़ का आपको भी पता चल जाता है। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट क्योंकि बार सोच रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, और ना बिछोड़ना ही क्रिकेट रहा है। आज भी कि अगर नहीं भी खेलते तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, तो बाजू का ये पॉइंट्स नजर आने शुरू हो जाते हैं कि इसका आउटकम क्यों आया, कि ये क्यों स्टंप हुए या बॉल क्यों मिस हुआ, इनका हेड कहाँ है, इनकी बैट पोजीशन कहाँ है। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि ठीक है स्टंप तो हो गए, लेकिन ये स्टंप हुए कहाँ, ये बॉल ब्रेक हुई और ये क्यों मिस हुई। तो वो मैं आपको पॉइंट सिखा रहा था कि जी इनका हेड कहाँ होना चाहिए, उनका जो अगर फ्रंट प्रेस है तो वो कैसे होगा, लंच कैसे होगा, और ये क्योंकि पहला ओवर खेल रहे हैं, नया बॉल होगा, स्किड भी होगा, ये थोड़ा बाउंस भी होगा, और ब्रेक हो गया तो उसके लिए आपको क्या पोजीशन होनी चाहिए। तो वो पोजीशन में बाज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा था। तो मेरे ख्याल से वही वाली बात है। देखिए जैसे हम बात करते हैं कि बाज़ क्या होता है, बैटर जो होते हैं उनके माइंड में जो ना बहुत सारा ऑक्युपाइड होता है, बहुत कुछ चल रहा होता है, बाज़ का बिल्कुल खाली हो जाता है। तो मेरे ख्याल से देखिए वही वाली आप वाली बात के एक क्रिकेटर और क्या करेगा, यही तो करना है उसको, यही नया बॉल ही खेलना है। बाबर आजम को क्या करना है, जाके परफॉर्म करना है। नहीं, लेकिन आपने वो एग्जैक्टली वो स्प्लिट सेकंड के ऊपर कि जिस टाइम पे वो बॉल हाथ से निकली है और आपने उस टाइम पे पॉइंट आउट करवाया कि वो स्टैंड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्वालिफाइड कोच भी हूँ, तो बाज़ का पता चल जाता है कि ये आउटकम क्यों आया। उनका प्रेस में थोड़ा लेट है,
उनकी जो मूवमेंट है उसमें स्प्लिट सेकंड्स का भी अगर आप लेट होते हो तो वहाँ से जो है फिर वो आप पीछा होना चाहिए या लेट होना चाहिए, तो वो थोड़ा सा उस पर लेट थे जो मैंने आपसे एक पॉइंट पे बात की थी। तो बात बात समझ में आती है कुछ बैटर्स को, कुछ कोचेस को बात को समझ में आती है, कुछ कोचेस होते हैं जो कि छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से आउटकम बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो उनको नज़र आ रहा होता है, कुछ को नज़र नहीं आ रहा होता। तो क्योंकि हमने अपनी लाइफ ऐसे इन कोचेस के अंडर में हम खेलें, बॉब बुलमर जैसे कोच के अंडर में खेलें, तो वो हमें वो एक एक मूवमेंट की जो है ना वो बता रहे थे कि एक मूवमेंट नेक्स्ट मूवमेंट के साथ अटैच है। अगर इस मूवमेंट में आप लेट हो गए, घर से लेट निकलोगे तो वहां पहुंचोगे लेट, ठीक है। हो सकता है कि ऑन द रोड कुछ ना कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, वो घर से लेट निकले जी, तो आप घर से लेट निकलोगे तो आप लेट पहुंचोगे। तो इसलिए वेल प्रिपेयर रहो। और वेल प्रिपेयर इस तरह भी होते हैं, बाजू का आप घर से पहले भी निकल जाते हो लेकिन रोड पे ही कुछ हो जाए तो, लेकिन क्योंकि आप पहले से निकले हो तो आपके पास आप फिर पैनिक नहीं होते हो। तो मेरे ख्याल से पैनिक नहीं होना, और पैनिक वो लोग नहीं होते क्योंकि वेल प्रिपेयर होते हैं और जो घर से पहले निकलते हैं, पहले से प्रिपरेशन की होती है। वो जो मुश्किल, जिस तरह मैं मिसाल दूंगा, आपने अक्सर देखा होगा, हमने भी बचपन में अपनी ये स्टोरियाँ सुनी होगी कि जो चिंटियाँ होती हैं, एंट्स होती हैं, वो हमेशा सारा साल वो कुछ ना कुछ जमा कर रही होती है। और उसी तरह जब वो क्रिकेट ठिड्डे जो होते हैं, वो जो हमने कार्टून में भी देखे, वो हर वक्त बस वो जो है ना वो सिंगिंग कर रहे होते हैं। जैसी ठंड आती है तो जो फिर तो सब कुछ जो है ना हरा भरा सब जो है ना वो बर्फ़ के नीचे आ जाता है। और वही एंड्स होते हैं, वो अपने जाके बिलों में, भाई जिन्होंने जो प्रिपरेशन की होती है, उनके पास पूरा फूड होता है, वो खाते रहते हैं। और वो जो टिड्डे बेचारे जो ना ऊपर बैठे होते हैं और ठठा रहे होते हैं। हमने अक्सर कार्टून्स में ये अपने स्कूल की बुक्स में पढ़ा है। तो एग्जैक्टली इसी तरह है। तो हमने एंड्स की तरह प्रिपरेशन करनी है, और जब वो मुश्किल वक्त आए तो उसके लिए जो है आप प्रिपेयर हो। तो मेरे ख्याल से ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको बाज़ को जो है वो लेट डाउन करते हैं। दैट वाज वेरी इंप्रेसिव एक्चुअली। ओके, अब आपसे एक चीज़ हमेशा बात होती है, मैं उसकी डेफिनेशन आपसे समझना चाहता हूँ कि ये अंडररेटेड प्लेयर की डेफिनेशन क्या है। ये देखिए, हम ये बारहा ये बात होती है कि ये टैलेंटेड है, ये जो है हार्ड वर्किंग प्लेयर है, ये टैलेंटेड प्लेयर है, ठीक है। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन में जो मुझे लगती है कि देखिए, हम बात तो यही करते हैं, अगर आप अंडररेटेड प्लेयर की या अंडररेटेड पर्सनालिटी की या अंडररेटेड फिल्म्स की या अंडररेटेड कुछ की भी बात करें तो उसमें हमेशा लिखा होता है कि ये जी बहुत ज़्यादा हाई ओवर रेटेड थी लेकिन अंडररेटेड है, तो खुद ये बात कर रहे होते हैं। तो ऐसा सच कुछ भी नहीं है। देखिए, बाज़ औक़ात होता है कि हमारे माशरे में, हमारे सर्कमस्टांसिस में ये बड़ा इजी है बोलना, ही इज़ टैलेंटेड और ही इज़ हार्ड वर्कर। तो भाई, वो जो हार्ड वर्कर है, जो एक मूवी है, जो एक पर्सनालिटी है, जो एक प्लेयर है, तो वो अगर अंडररेटेड नहीं होता तो उसकी बात क्यों होती। तो मेरे ख्याल से बाज़ औक़ात ये बड़ा आसान होता है ये कहना कि जी बस ही इज़ अंडररेटेड। और मैं जो बात करता हूँ, आप नज़र तो आते हो, वही वाली बात है, जो नज़र आता है वो बिकता है। भाई को अच्छा नज़र आओ ना, अच्छी क्वालिटी वाला प्लेयर बनना है ना, अच्छी क्वालिटी वाली मूवी बननी है ना। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि बहुत सारी मूवी जो है वो उस वक्त उनकी वो रेटिंग नहीं आ रही होती है, लेकिन फॉर सम टाइम उनकी रेटिंग आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह पर्सनालिटीज़ की होती हैं, वो हमें हमारे सामने होते तो हमें नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन से हटते हैं तो हम बोलो यार, इस वक्त अगर ये पर्सनालिटी होता या ये प्लेयर होता तो ये हमें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो फिर आप उनको ढूंढ रहे होते हो, और फिर जब आपके पास क्वालिटी ऑफ फिल्म्स नहीं बन रही होती है तो हम बात करते हैं कि यार वो वाला अगर मूवी होती तो क्या ही बात है। तो मेरे ख्याल से उस सिचुएशन पे नहीं आए, और हमें भी हम जैसे मुल्कों में जब क्या आपके पास पर्सनालिटीज़ होती हैं तो उनको जाने ना दें, जब तक हैं उनसे अचीव कर लें। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त जावेद मियांदाद जैसे प्लेयर यहाँ मौजूद हैं, वो कहाँ हैं, कहीं भी कोई नज़र नहीं आ रहे होते हैं। उसके बाद जहांगीर खान जैसे पर्सनालिटीज़ इस मुल्क में हैं, वंडर्स किए हुए हैं। हम अपनी तो खैर चलो बात ही नहीं करते, उन्होंने वंडर्स किए हुए हैं दुनिया में। और जब हम जैसे पर्सनालिटीज़ इस मुल्क से बाहर जाती हैं तो एक्सपेक्टेशन हमसे क्या होती है, वो जब हम जाते हैं वहाँ पे और देखते हैं तो हमें बोलते हैं, वो हमें जब देखते हैं तो उनको लगता है कि पाकिस्तान आ गए हैं। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ऐसी पर्सनालिटीज़ की कदर करें
और उनको अंडररेटेड ना होने दें, ताकि बाद में फिर हमारे पास अब कुछ नहीं होगा तो हम बोलेंगे ओहो अगर ये प्लेयर होता, ये पर्सनालिटी होते तो क्या ही बात है। तो मेरे ख्याल से इनको अंडररेटेड नहीं करें, और मेरिट की जो हम बात करते हैं, मेरिट की बात करें, जो मेरिट पे है उसको आगे आने दें, ताकि देखिए हो सकता है वो जो एक पर्सनल है वो उसकी, क्योंकि उसने अपना जो बनाया है, जो बिल्ड किया है, उसका एक प्रोसेस होगा। जी। हो सकता है वो हार्ड वे आया हो जी, तो वो हार्ड वे ही आपको बताएंगे कि भाई ये स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, टाइम कम है, हर कोई ये देख रहा होता है कमर्शियलिज्म बहुत ज़्यादा, कमर्शियल हो जाओ, बस भी आज की बात करो कल फिर देखा जाएगा। तो ऐसा सच कुछ नहीं है। जिन जिन पर्सनालिटीज़ ने, जिन जिन एसोसिएशंस ने, जिन जिन कंपनीज़ ने, मैं बात करूँ, मैं सबकी ओवरऑल बात कर रहा हूँ, अगर उन्होंने कुछ अचीव किया हुआ है तो उनसे सीखें, उनको बुलाएं और उनको उनकी रिस्पेक्ट करें, और जो जितनी उनकी वर्थ है वो उनको दें, ताकि ये ना हो कि बाद में फिर हमारे पास कुछ भी ना हो। और जो सिचुएशन आपके इर्द गिर्द हमारे सामने नज़र आ रही है ना, आपके सामने है, जी, जो सर्कमस्टांसेस हम फेस कर रहे हैं, पाकिस्तान इस वक्त जिस सर्कमस्टांसेस में है वो आपके सामने है। तो प्लीज़ ये नहीं करें, हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा होता है, कराची में कुछ ना कुछ हो रहा होता है, लाहौर में कुछ ना कुछ हो रहा है, KPK में कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो मेक श्योर करें कि भाई इसको जो है ना, इसको ऑर्गेनाइज करें और इन कंट्रोवर्सीज से निकले। वैसे ही बहुत स्ट्रगल कर रहा है पाकिस्तान, तो मेरे ख्याल से हमें सोचना है, हमें करना है, और हमें सिर्फ ये नहीं करना कि सब ठीक है, बाकी भाई सब ठीक नहीं है, आपके सामने है। जैसे हमने पहले भी काफ़ी बात की, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, किसी मखसूस गवर्नमेंट को टारगेट नहीं कर रहे, किसी पर्सनालिटी को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन सर्कमस्टांसेस हमारे और आपके सामने हैं। वाकई में पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये बात नहीं करूँगा कि सिर्फ ये गवर्नमेंट का काम है, बल्कि हमारा भी है। हमें बस कोशिश ये करनी है कि हमने अपना रोल अदा करना है। हमें ये नहीं करना, बल्कि हमें वो पर्सनालिटी नहीं बना कि मुझे तो मौका नहीं मिला तो मैं करप्ट नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, बार बार मौके मिले, करप्ट नहीं होना, करप्शन नहीं करनी, कुछ भी हो जाए करप्शन नहीं करनी है। सब कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल भी नहीं करनी कि सब कर रहे हैं, सब रॉन्ग में जा रहे हैं तो मैं भी रॉन्ग में जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना। अपना रोल अदा करें। अगर हम अपना रोल अदा कर सकते हैं और अच्छा पॉजिटिव कर सकते हैं, हो सकता है कि आउटकम अभी ना आए, लेकिन अगले दिन, हफ्ते में, महीने में, सालों में कहीं ना कहीं उसका आउटकम आपको नजर आएगा कि भाई ये जो मैंने बोया था आज से 10 साल पहले, बेशक हो सकता है आप नहीं भी रहे, आपके यंगस्टर, आपके बच्चे, आपके आने वाली नस्लें खाएंगी, लेकिन अच्छा बोए। थैंक यू यूनुस भाई, आप माशाल्लाह से इतना अच्छा बोलते हैं। आपने जैसे लेजेंड्स का नाम लिया, जावेद मियांदाद हो, जहांगीर खान साहब हो, इवन इमरान खान की बात कर ले, बहुत सारे इमरान खान साहब हैं, इतने सारे लेजेंड्स हैं। आप ये जो नो फिल्टर विद वाईके है, आप इनको क्यों नहीं बुलाते हैं? और इनके साथ आप अगर इनके साथ पॉडकास्ट करें तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त एक कौम के लिए एक लेसन भी होगा। उनके सबक, उनके लेसन से जहांगीर खान, आई मीन ही इज वन ऑफ द लेजेंड प्लेयर्स। उनकी अच्छा और भी हैं, ये तो सिर्फ देखिए क्योंकि मेरे सामने, क्योंकि ये कोई बाय प्लान नहीं था, तो ऐसे बहुत से हॉकी के बहुत सारे प्लेयर्स हैं। और सिर्फ ये प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी कंपनीज हैं, आपका बहुत सारे पर्सनालिटीज हैं पाकिस्तान में, ऐसी पर्सनालिटीज है और हर शोबे में है। ये तो चलो स्पोर्ट्स की हम इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि ये हमारे सामने, हमारे इनसे मिलना मिलाना है और न बिछोड़ना हमारा स्पोर्ट्स है। ऐसा बहुत कुछ है इस पाकिस्तान, पॉलिटिक्स के अंदर बहुत अच्छे, बहुत ये मैं नहीं कहूँगी जो पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे जो फोर्सेस में ऐसे ऑफिसर्स मौजूद हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन है। हम तो खैर चले आपके सामने होते तो हमारी बातें हो रही होती है, ऐसे लोग हैं। और ऐसे मैं ये भी कहूंगा कि सिर्फ ये नहीं कि वो टॉप की उन्होंने अचीव किया हुआ, ऐसे वर्कर्स भी मौजूद हैं जिनकी एग्जाम्पल्स हैं, जो कि बहुत कुछ इस पाकिस्तान के लिए किया। उनको बुलाएं, उनके साथ बैठे, उनको रिस्पेक्ट दें। कोई भी मेरे ख्याल से हम ये सोच हो तो पता नहीं आएगा तो हमसे क्या ले लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जो वो लेंगे भी तो वो डिजर्व करते हैं। अगर कोई आता है यहाँ पे बैठ के जो है वो, अगर वो आपसे डिमांड भी करते हैं तो भाई वो डिजर्व करता है। वो इसलिए डिजर्व करता है कि अगर जैसे हम मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि अगर मुझे मौका कभी मिला तो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मैं कभी PCB में आया तो देखिए, जो हम एक बात करते हैं, ये जो हमारे रिटायर प्लेयर्स हैं जी, उनको जब उनकी पेंशन मिलती है तो 60 ईयर्स में उनकी पेंशन मिलती है, ठीक है जी।
अच्छा, मैं खुद रिटायर हुआ जब मेरी एज होगी कोई 39-40, और आज मैं हूँ 48 का, 48-49 का, तो मैं अभी 11 साल मुझे और वेट करना है अपनी पेंशन का। Doesn't make any sense. नहीं, सेंस नहीं करता ना। देखिए, अगर गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो कितने एज में रिटायर होते हैं? 60 साल। जी बिल्कुल। तो उनकी तो जॉब तो है ना, और जैसे वो 61 एज में आते हैं उनकी पेंशन लग जाती है। भाई मैं तो 38-39 एज में रिटायर हुआ, तो मुझे अब 21-22 साल वेट करना है। तो मेरे ख्याल से देखें, इसको थोड़ा सा इन पे नज़रसानी करें, इसको देखें भाई। ये पॉइंट, ये जो क्रिकेटर्स हैं, ये स्पोर्ट्स पर्सन है, सिर्फ क्रिकेट की नहीं, बाकी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ की बात कर रहा हूँ। जब वो रिटायर हो जाएं, उनको 2-3-4 साल में उनकी पेंशन आ जाए, उनको भाई वो क्यों वेट करें? अब खुदा न खासा उससे पहले मैं दुनिया में नहीं रहूँगा तो क्या होगा? तो मेरे ख्याल से देखें, ये वो पॉइंट्स हैं जो कि मैं समझता हूँ हमें एड्रेस करने चाहिए, और मेरी ये चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट भी होगी कि इस पॉइंट को देखें। ठीक है, देखो इस पर लॉजिक है। वो तो 60 साल में गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो 60 साल में रिटायर होते हैं और 61 में उनको पेंशन मिल जाती है। तो देखिए, ये वो पॉइंट्स हैं। इसीलिए फिर क्या होगा, हम जैसे पर्सनालिटी जब यहाँ बैठते हैं तो फिर हम पीसीबी के मुतालिक बात कर, या उस एसोसिएशन की मुतालिक बात कर रहे होते हैं, और नेगेटिविटी हमारे जहनों में आती है कि यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। तो देखिए, इन सब पॉइंट्स को एड्रेस करना चाहिए हमें। आपको पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम और सारे लोग बहुत प्यार भी करते हैं और आपकी बात भी सुनते हैं। वो हर रिगार्ड, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से लोग हों। अभी जो गुल प्लाजा का जो हादसा हुआ है, उसके बारे में जो फायर की सेफ्टी और ये सारी चीज़ थी, मैं चाहता हूँ कि आप कौम से एक अपील करें और अपने लोगों से एक अपील करें। बिल्कुल, हमें करनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है, सबसे पहले तो शॉप ऑनर से, टेनेंट किराएदारों से, कि वो जब भी ऐसी किसी भी बिल्डिंग्स में जाते हैं तो सबसे पहले एसओपीज़ को देख लें, सेफ्टी देख लें कि वहाँ पे क्या क्या सेफ्टी है। और हम उस सेफ्टी की बात करें, फायर सेफ्टी, उसके बाद फायर एग्जिट जो प्लान होता है, उसके बाद फायर अलार्म सिस्टम, ये ज़रूर देख लें कि वहाँ पे क्या सेफ्टी मौजूद है। क्योंकि उसकी वजह देखें, ये जो हमने और कितने हादसा देखने हैं, और कब हमने वो जो कहते हैं ना कि हमेशा हम बात करते हैं कि मैंने अक्सर देखा इस मुल्क में मिट्टी पाओ भाई, और कितनी मिट्टी पानी हमने एक दूसरे के ऊपर। देखिए, मिट्टी यहाँ पाते ना हो कि एक दिन हम सब पे मिट्टी डल जाए। तो मिट्टी पाओ से निकलें प्लीज़। इन सब एसओपीज़ का ख्याल रखें। 12 हो चुका है इस कराची में, ये 5वां बड़ा हादसा है। और उसके बाद जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, प्लीज़ देखिए, इंसाफ करें, अपने आप से इंसाफ करें। हम सब ने देखें जाना है वापस, और हमने बहुत सारे सवालों के जवाब दे रहे। तो मेक श्योर करें जब वहाँ लेटे हों, राइट लेफ्ट से हमसे सवालात हो रहे हों, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो कि अल्लाह ताला ने हमें दी इस दुनिया में, और जब हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं तो हम अल्लाह के नाइब हैं, ये सोचना है हमने। तो जब अल्लाह के नाइब हमने बनना है तो हमने बहुत सारे अल्लाह को जवाबात देने हैं। तो मेक श्योर करें कि इन सेफ्टी का खास ख्याल रखें। और बाद में वो कहते हैं ना कि सांप निकल जाए और फिर लकीरें पीट रहे होते हैं, भाई बस कर दें, खुदा के लिए मिट्टी पाना बस कर दें, लकीरें पीटना बस कर दें, कुछ कर लें। ये ना हो कि बहुत देर हो जाए और फिर देखें, फिर हम एक दूसरे के साथ, अल्लाह ताला की कितनी ब्लेसिंग है, हम फिर खड़े हो जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है, इन सेफ्टीज़ का ख्याल रखें। और ये सिर्फ जो है, ये सिर्फ शॉप ऑनर्स नहीं है, उसके बाद टेनेंट किराएदार नहीं है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नहीं है। भाई जो बिल्डिंग ऑनर्स हैं, प्लीज़ ख्याल रखें। आपको भी देखें, सब कुछ हो जाता है, करोड़ों अरबों रुपए का आपने जो है इन्वेस्टमेंट कर दी, सब कुछ देख लिया, और आखिर में थोड़ा सा जो है वो ये जो कहते हैं ना फिनिशिंग पॉइंट होता है, तो वो फिनिशिंग पॉइंट पे हम सब भूल जाते हैं। देखें, जब रेस शुरू होती है, एक बात समझनी है, रेस शुरू हो रही है, सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन फिनिश वो करता है जो लाइन पार करता है। तो प्लीज़ मेक श्योर हमारी फिनिश अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू। हाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमारे टॉपिक का नाम ही था नो फिल्टर विद वाईके, और आपने बड़ी चीज़ों पे खुल के बात की, चाहे वो वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो PSL के मैचेस हों, चाहे वो बिग बैश हो, प्लेयर रिव्यू हो, चाहे टीम के रिव्यू हो। तो आई रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक ऑन दिस, एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि इसी तरह आप हमें टाइम देते रहेंगे इंशाल्लाह। और जैसा कि आपने लेजेंड्स के बारे में बात किया, जितने भी आपने नाम लिए,
मैं चाहता हूं कि आप एक अपना पॉडकास्ट खुद स्टार्ट करें जिसमें सारे लोगों को ये नो फिल्टर विद वाईके को इसको आप कंटिन्यू करें और आपको लोग सुनना चाहते हैं जी। आप खाली क्रिकेट के बारे में बात नहीं करते हैं, आप बहुत सारी जो आज माशरे की इस्लाह है उसके ऊपर आप बात करते हैं। रिटायर आप नहीं हुए, आप ये सोचें कि क्रिकेट से रिटायरमेंट कोई रिटायरमेंट नहीं है, माशाल्लाह से अभी भी आप इस कौम के दिलों में रहते हैं और आपकी बातों का असर रखते हैं, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। ये आप इस चीज़ के लिए प्लीज़ कंटिन्यू रखें एंड थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा कि आप पाकिस्तान टीम के लिए क्या जी बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान, जो अपकमिंग वर्ल्ड कप है और बहुत सारी सीरीज आ रही है, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और अच्छा खेलें, टीम के लिए खेलें, बहुत सारे लोगों के लिए खेलें और हमारी आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है बट नो प्रेशर। अच्छा यूनुस, मेरा आपसे एक सवाल है एंड ये मेरा सवाल जो है दिस इज ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द फैंस, ठीक है। जब हम आपकी वीडियो देखते हैं आपके सोशल मीडिया पे, उसको लाइक करते हैं, उस पर कॉमेंट्स करते हैं, तो हम स्क्रीन के इस साइड बैठे हुए जो फैंस होते हैं वो लाइक करते हैं, वो सोचते ही है कि क्या यूनुस भाई तक हमारा मैसेज पहुंचा, क्या मैंने जो यूनुस खान के लिए मैंने जो कमेंट्स दिया क्या यूनुस खान तक पहुंचा। तो हमें कैसे पता चले आप तक वो पहुंचता है और आप क्या फील करते हैं जब वो मैसेजेस आप पढ़ते हैं? सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे फैंस, मेरे फॉलोअर्स, जिस तरह फीडबैक आ रही होती है मेरे पास, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं एक कमेंट मुझ तक पहुंचे और उस पर मैं कमेंट करूं। इसके लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये बेटरमेंट के लिए, हमारे सोशल मीडिया के लिए बहुत अच्छा होता है। मेरी पूरी कोशिश होती है, मेरी बड़ी ख्वाहिश भी है कि मैं आपके साथ 1-to-1 कभी मिलूं और सेशंस करूं और जो आपकी क्यूरीज होती हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है मुझसे, दो के मैं रिटायर हुए 8 से 10 साल हो गए मुझे, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारा कुछ वर्ल्ड क्रिकेट में, पाकिस्तान में हो रहा होता है जिस पे आप चाहते हैं कि मेरे कमेंट्स आप तक पहुंचे और मेरी फीडबैक आप तक पहुंचे। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपनी फीडबैक दूं, अपने कमेंट्स आपसे शेयर करूं, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना फॉलो करते हो। मेरी इन फ्यूचर में बहुत जल्द कुछ ऐसे पॉडकास्ट भी हो रहे हैं, कुछ ऐसे प्लान्स हैं जिस पे मैं आपके साथ लाइव और रिकॉर्डेड दोनों आपके साथ इंटरेक्ट करूं। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द होने लगा। बस उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसी तरह जैसे आप फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब आपका फीडबैक आएगा तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपनी जो इम्प्रूवमेंट है वो आप बहुत अच्छा कर सकूं और आपको जो रियल्स में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, वो मैं आपको दूं। थैंक यू। Thank you so much for watching our podcast. As your host, I'm signing off from No Filter with YK. Inshallah ta'ala, looking forward for all your feedback, your question. Please feel free to advise us if we need any improvement. Your suggestion, your comments means a lot to us. Please subscribe and comment. Thank you.